गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा लेट लग रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सलोनी, मोहित, विकास, प्राची, प्रिंस, अर्चित, शशांक। ओफो, अब तेज चलने लगी चैट। बामित, सलोनी, रेवांत, अनुप्रिया, अ, सजल, इंजीनियर अरोड़ा, आदित्य। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। वैष्णवी, कनिष्का, पंकज। गुड इवनिंग रोहन, अभय। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सब लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। या आदित्य सिंह को तो हमें लग रहा है कि बस 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 समझ गए होगे तुम क्या करना चाहिए। हाँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, कहां पर थे, क्या कर रहे थे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, क्या कर रहे थे तुम लोग, कहां पर थे? अब फिजिक्स में थर्मो स्टार्ट हो गया तुम लोगों का? फिजिक्स में क्या कर रहे हो आजकल? हाँ हाँ, वही 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 आदित्य का वही करना था। कत्ल कत्ल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अब फिजिक्स में क्या चल रहा है अभी? फिजिक्स में लल्लू है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। थर्मो चल रही है, अच्छा। थर्मो में कौन सा पोर्शन, सवाल वगैरह कर रहे हो? बहुत बढ़िया। हाँ सही यार, कर डालो सीपीसीबी, एकदम निपटा डालो एकदम। हमारे लिए तो सीपीसीबी का नाम ही बहुत है और हमारे लिए सीपीसीबी की वैल्यू ही बहुत है, बट वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करके सीपीसीबी नफरत और ये सब करके कुछ बातें बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड बातें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सीपीसीबी की वैल्यूज तो तुम लोगों को याद हो ही जाएंगी, है ना। और मुझे लगता है केटीजी वगैरह कराने की उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है फिजिक्स में केटीजी को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग केटीजी में और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो शायद केटीजी के डेरिवेशंस वगैरह ये सब जो भी कुछ होता है वो शायद वहां पर कराने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। हाँ सही है। हाँ, नफरत बटा दो, बिल्कुल सही है। एनएफआरटी। तो वो ये फार्टिंग वार्टिंग जो है ये वहीं करते हैं, तो वहां पर कराई जाती है। और हम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा सीपीसीबी के नाम से ही काम चल जाता है। इनफैक्ट कई बार तो मैंने देखा सवाल में जो है सीपीसीबी की वैल्यू दे ही देता है। तो अब मोनो एटॉमिक का 50 होता है, उसका 100 होता है, 150 होता है, मुझे इससे मतलब नहीं है, वो हमें दे ही देता है। तो लेकिन फिर भी याद करना ठीक है ना, फिर भी ठीक रहता है। ठीक है। तो हम लोग कहां पर थे? ठीक है, हम लोग, नहीं वो मजाक कर रहा था। एफ आर एफ एन एफ आर टी है ना, तो उसको नफरत ना बोल के कुछ और भी बोला जा सकता है। तो हम लोग जो है कल लास्ट क्लास में आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो बहुत सीधा था, फटाफट मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं। हालांकि मजे की बात यह थी कि पिछले कई क्लासेस में हम लोग कई दिनों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और कई क्लासेस में कल पहली बार थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी करके, समझ लो, थोड़ा सा लिख दिया, ऐसे कुछ जल्दबाजी कर दी कि ये तो आता है, चलो ये समझ लो। उसी में बच्चों ने बैंड बजा दी कि सर ये आपने तेज करा दिया, सर आपने तेज करा दिया। अबे तो लल्लू हो क्या, तो थोड़ा सा तेज कर लो बे, है ना। थोड़ा सा स्लाइड व्लाइड देख लेना, कुछ ऐसा कुछ कराया नहीं था जो ज्यादा मुश्किल हो, सीधी सीधी बातें हैं। अच्छा, कुछ लोगों को और भी ऐसा लग सकता है कि इस टॉपिक पे बहुत डिटेल पर, जिस तरह से सॉलिड स्टेट में डिटेल में गए हम, या फिर पुराने जो चैप्टर्स हमने किए थे उनमें डिटेल में गए, इस टॉपिक पर डिटेल में नहीं गए। ऐसा नहीं है। थर्मोकेमिस्ट्री को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट पोर्शन है वो हमारे लिए उतना डिटेलिंग की जरूरत रखता ही नहीं है, इसलिए डिटेल में नहीं गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, जिसमें एंट्रोपी सिस्टम की, सराउंडिंग की, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाकर, और वहां पर थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, बट यहां पर जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप भरोसा रखें, इसकी जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा बकवास की जाए, बिकॉज हमारे एग्जाम में बहुत घुस के सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। वो फिजिक्स में करवा लेता है, फिर भी जितना आना चाहिए उतना आना चाहिए, तो हम वही सब कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने वर्क डन थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बोला था, तो बात सीधी सी लास्ट क्लास में भी निकल के आई थी कि अगर आप सर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो,
हम आसानी से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवर्सिबल वर्क डन निकाला भी था, जिसका जनरल फॉर्मूला तो DW का हमारा -P एक्सटर्नल DV से ही निकल के आया था। और जब आप नेट वर्क डन किसी प्रोसेस का कैलकुलेट करेंगे तो ये एक जनरल फॉर्मूला होगा वर्क डन कैलकुलेट करने का। बस फर्क इतना था कि यहीं पर आपने इसके दो हिस्से कर लिए थे। एक हिस्सा था सर आप जब रिवर्सिबल बात करते थे, और एक हिस्सा यह था जब आप इररिवर्सिबल बात करते थे। तो जब आप इररिवर्सिबल बात करते थे तो दोनों में एक अंतर यह आता था, रिवर्सिबल में P एक्सटर्नल को आप P गैस लिख सकते थे, पता नहीं तुम्हें यह बात याद आ रही है कि नहीं, लेकिन इररिवर्सिबल में P एक्सटर्नल जो है वो P गैस से काफी कम था। अगर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, बात समझना, एक्सपेंशन की बात चल रही है, तो ऐसे में P एक्सटर्नल P गैस से काफी कम था। और यह भी क्लियर था कि वो कांस्टेंट था। यानी एक चीज कंफर्म है, ये एक कांस्टेंट प्रेशर था जिसके अगेंस्ट गैस वर्क कर रही थी, और ये P एक्सटर्नल एक वेरिएबल प्रेशर था, क्योंकि आप लगातार एक एक कागज गिराते जा रहे हैं। लेकिन वो वेरिएबल क्यों ना हो, हर इंस्टेंट पर वो इंटरनल प्रेशर के लगभग बराबर था। ये कांस्टेंट प्रेशर था, लेकिन वो इंटरनल प्रेशर से बहुत कम था। ऐसे में जब आपने वर्क डन कैलकुलेट किया था तो एक केस में P एक्सटर्नल की जगह P गैस रख देंगे तो रिवर्सिबल वाला वर्क डन आ जाएगा। यानी यहीं से अगर आपने दोनों वर्क डन निकाले तो आप दोनों वर्क डन कैलकुलेट कर सकते थे। लास्ट क्लास में हमने निकाला था रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल वर्क डन की बात करें तो एक वर्क डन जो गैस कर रही थी W रिवर्सिबल, एंड दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल जनरल केस, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -nRT ln V2 by V1। हम ऐसे ही एक जनरल सी बात कर रहे हैं, nRT ln V2 by V1। और यहां पर भी वही वाली बात आती है सर, ये जनरल है, P एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट था तो आप P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से चुपचाप काम चला के वर्क डन निकाल सकते थे। और लास्ट क्लास में भी हम लोग ने ये बात की थी कि जो हमारा फाइनल वर्क डन निकल के आया था, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, देखो एक चीज क्लियर थी, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, बात समझ रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो ऐसे में गैस काम कर रही है। भाई गैस ऊपर के कागजों के अगेंस्ट वर्क कर रही है तो गैस वर्क कर रही है, निगेटिव गैस वर्क कर रही है, हमें क्या लेना, निगेटिव। लेकिन हम लोग ने लास्ट क्लास में बात की थी कि ऐसे सूरत में गैस ने ज्यादा काम कहां किया, रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा काम किया या इररिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा वर्क किया। तो जब सिस्टम वर्क करता है तो रिवर्सिबल वर्क डन इररिवर्सिबल वर्क डन से हमेशा ज्यादा होता है। इस बात को सब लोग ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर गैस इज परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट अ प्रेशर विच इज इक्वल टू गैस प्रेशर, and here gas is performing work against a pressure which is much more less than the internal pressure। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यहां कम प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, वहां ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। तो जब सिस्टम वर्क करता है तो रिवर्सिबल वर्क डन इररिवर्सिबल वर्क डन से ज्यादा निकल के आता है। जल्दी से बताओ हां या ना, जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी सिस्टम से के द्वारा किया गया कार्य रिवर्सिबल पाथ में ज्यादा और इररिवर्सिबल पाथ में कम होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम जब वर्क करता है तो रिवर्सिबल पाथ में एक ऐसे प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करता है जो इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है, और इररिवर्सिबल पाथ में जब सिस्टम वर्क करता है तो एक ऐसे प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करता है जो भले ही कांस्टेंट क्यों ना हो लेकिन इंटरनल प्रेशर से काफी कम होता है, ताकि झटके से पिस्टन ऊपर उठे। बताओ हां या ना, ये बात समझ में आई? शाबाश, क्लियर है ये? अच्छा, दूसरी बात है सर, यहां पर अब तुम पढ़े लिखे आदमी हो, हम तुम्हें इतना भी गंवार नहीं समझ सकते। तुम सब जानते हो P1 V1 P2 V2 दुनिया भर के रिप्लेसमेंट किए जा सकते हैं। V की जगह P लगा दिया, P की जगह V लगा दिया, ये दाएं बाएं लॉग वॉक सब करा जा सकता है। तो इसके जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूले हम लोग को याद है, -2.303 nRT। अगर मैं लॉग लगाना चाहता हूं तो लॉग लगा देता हूं V2 by V1। आप चाहें तो V2 by V1 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आप इसको P1 by P2 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? यानी बहुत आसानी से यह चीज की जा सकती है और इसमें हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। क्लियर है? सवाल में जैसे तैसे दिया जाएगा, वर्क डन निकालना है, कुछ नया नहीं है। तुम्हारे सामने फॉर्मूले, तुम 36 सवाल फिजिक्स में लगा लोगे, कुछ करना ही नहीं है। और हम अपने लेवल पे बात करें तो सर यही है, सीधे सीधे फॉर्मूले लगाइए, वर्क डन निकालते रहिए, कुछ कमाल नहीं करने वाले, बिल्कुल सीधा। यानी अगर सीधी सीधी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवर्सिबल वर्क डन और इररिवर्सिबल वर्क डन की अगर बात की जाए तो इररिवर्सिबल वर्क डन में भी, जैसे अभी मैंने लिख दिया है, मैं फिर से लिख देता हूं, जब W इररिवर्सिबल वर्क डन की बात की जाएगी तो वो बहुत क्लियर है, -P एक्सटर्नल DV। और इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, बल्कि अगर मैं उसको और थोड़ा तुम्हें सही से दिखाऊं तो तुम इस बात को एग्री करोगे कि सर फॉर्मूला तो सब कुछ वही है, वर्क डन का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल DV ही है सर।
और इसका इंटीग्रेशन, इसमें कोई शक नहीं सर, यही वर्क डन। बस फर्क इतना है क्योंकि सर अब आप इर्रिवर्सिबल बात कर रहे हैं, तो इर्रिवर्सिबल बात में क्या बताया गया था, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है और वो इंटरनल से काफी कम होता है अगर एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट तो होता है लेकिन इंटरनल से बहुत ज्यादा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो मैं एक्सपेंशन के केस में बोल सकता हूं दिस पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत खुशी से इस बात को लिखा जा सकता है कि ये पी एक्सटर्नल एक कांस्टेंट वैल्यू, और अगर पी एक्सटर्नल एक कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इस इंटीग्रेशन में पी एक्सटर्नल को बिना झिझक के बाहर निकाल लाइए और इसको V1 से V2 इंटीग्रेट कर दीजिए। मुझे लगता है इतने पढ़े लिखे तुम सब हो जिसमें वर्क डन की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट की जा सकती। यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सब लोग इस बात को ध्यान रखें, बहुत आसान है, कहानी कहीं से मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला दिया जाएगा, फॉर्मूला लिख देंगे। एक आध लोग चालू हो गए, एक आध लोग चालू हो गए कि भाई और तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, अब बातें चालू कर देते हैं, और तुम कैसे हो, तुम कैसी हो। अबे चुपचाप पढ़ाई करो, कहां कैसी कैसी, कुछ समझो बात को। एक बार आईआईटी में घुस गए कोई कुछ नहीं कहेगा, समझ लो बात को। तुम सोच नहीं सकते, हम तुम्हें बता नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते, कुछ बातें सेंसर्ड होती हैं, तुम समझ लो बात को। हम तुम्हें बता नहीं सकते, तुम सोच नहीं सकते। एक बार गलती से एक आदमी आईआईटी में घुस गया तो उसकी जिंदगी इतनी सुकून में गुजरने वाली है, इतनी सुकून में गुजरने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। तुम वहां देखने में गंदे नजर जरूर आओगे, तुम देखने में समझ लो आप जैसे भी, बट अलग, आप समझ रहे, अलग। कब से नहीं नहाए, अरे 6 दिन हो गए नहाए हुए, अरे तो अरे आईआईटीएन है, बात समझो बात को, आईआईटीएन है, इसमें नहाना धोना कहां से बीच में आ गया। अरे लोग गंदे हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग ही रुतबा है, अलग ही चौड़ है। क्यों? क्योंकि आईआईटी, आप समझिए इस बात को, लेवल ही अलग। हम कैसे बताएं, तुम सोच नहीं सकते। इतनी सारी चीजें तुमने पता नहीं ऑब्जर्व की है कि नहीं, हालांकि तुम नहीं ऑब्जर्व करते। हम जिस इलाके में रहते हैं वहां मेट्रो वगैरह चलती, तो कई बार हमने भी देखा, शुरू की बातें बताएं कि कभी कभार मेट्रो में आना जाना होता था, तो मेट्रो में जाते थे, जब देखते थे कि 3-4 लड़के खड़े ऐसे, समझ रहे हैं, और मेट्रो में जनरली बैठने की जगह नहीं मिलती, तो 3-4 लड़के अपना ऐसे डंडा पकड़े खड़े हुए, ऐसे बातें चल रही हैं, हंसी मजाक गाली गलौज कर रहे हैं आपस में, समझ रहे हैं। और जो अगल बगल के लोग खड़े हुए हैं, नीचे बैठे हुए, सीट में बैठे हैं, लेडीज भी बैठी हैं, जेंट्स भी बैठे हैं, अंकल बैठे, आंटियां बैठी, समझ, हर तरह के लोग बैठे, वो ऐसे करके देख रहे हैं, लड़के खड़े उनको देख रहे हैं ऐसे। हमें लगता था यार ये चक्कर क्या है, साला इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी गाली गलौज चल रही है, हा हा ठहाके लग रही है। अरे भाई इतने बड़ी पब्लिक प्लेस में कोई आदमी इतना थोड़ा शोर मचा के बातें करता है, ये तो गलत, बिल्कुल मैनरलेस लोग हैं ये लोग। लेकिन जब और गौर से देखा तो पता चला पीछे आईआईटी दिल्ली लिखा हुआ था, समझ रहे बात को, टी शर्ट पे आईआईटी दिल्ली लिखा हुआ। बस हम समझ गए ये जो पब्लिक यहां बैठी है ये इसी फिराक में बैठी हो, आईआईटी दिल्ली के बच्चे हैं। अरे वाह क्या बातें करते हैं, देखिए क्या शोर मचाते हैं, वाह इनकी आवाज भी अलग है, इनका शोर भी अलग। एक बार गलती से तो जाओ, हर गुनाह माफ है, आप समझिए बात। जो आप करेंगे वो एक स्टाइल आइकन बनेगा, आप समझ, स्टाइल आइकन। अभी देख के लगता है लोग जो है बाइक वाइक में घूमते हैं ना, बाल लंबे लंबे करके ऐसे ऐसा लगता है ओ माय गॉड यार यही है, जो है यही है, यही इन्होंने जिंदगी जी है। एक्चुअली तुम्हें समझ में नहीं आता, उनके चक्कर में मत पड़ो। एक बार गलती से आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, अगर चप्पल पहन के भी निकल जाओगे तो लोग कहेंगे यही फैशन है, बस बात खत्म। आप समझिए, लोग कमेंट नहीं कर सकते। अगर उनको ये पता चल जाए कि तुम आईआईटीएन हो तो ये नहीं कहेंगे तुम क्या यार चड्डी पहन के चले आए हैं, ये क्या चप्पल पहन के चले आए ना, हम हैं, तुम चुप रहो, आवाज नीचे, समझो बात। यार ये सब हमें नहीं समझ में आता। पैसे इज्जत अलग चीजें हैं यार, ये तो मिलती हैं, और यहां से नहीं तो कहीं और से मिलती है। आप समझिए क्या क्या समझाएं तुम्हें, कहीं से भी कमा लेता आदमी, और तुम्हें क्या मतलब पैसा वैसा, तुम क्या जानते हो अभी कितना पैसा तुम्हें चाहिए होता। वो सोच जो एक बच्चे को समझ वो मोटिवेट करती, वो सोच अलग। अरे हमें लोग देखेंगे ऐसे, समझ बात को, अब हमारी बात सुनेंगे, अब हम जैसे ऐसे चलेंगे तो ऐसे हम देखेंगे, लोग हमें देख रहे हैं, हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, हमें रोक रहे हैं, हमें अपने घर में बुला के ये कहना चाह रहे हैं कि जाओ हमारे बच्चे को भी समझाओ। तो थोड़ा अलग रुतबा है यार, अलग ही सोच। पैसे से छोड़िए, आप इज्जत मिलती है पैसे में, अरे सब छोड़िए। एक सोचो 4 साल आदमी वहां पढ़ रहा, और वहां 4 साल पढ़ने के बाद अलग ही माहौल बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो बीच बीच में जो ये सब चालू कर देते हो, और कैसे हो और कैसी हो, तुम लोग लल्लू हो और कुछ नहीं हो, सब कैसे हो सब लल्लू हो, समझो बात को। तुम कैसे हो, हम भी लल्लू है, तुम कैसी हो, हम भी लल्लू है, समझो बात को। पूरी दुनिया भी लल्लू बनी हुई है। आप गलती से, अगर गलती से वहां सेलेक्ट हो गए तो आप सोच नहीं सकते कि आपको खुद हंसी आएगी कि हम करते क्या थे यार, ये सब है क्या वो जगह और क्या हम सोचा करते थे, अलग ही लेवल।
तो अब हम बहुत सारी बातें नहीं बता सकते, बट समझिए इस बात को, बहुत ज्यादा अच्छी जगह। हम क्या बताएं, बहुत ज्यादा अच्छी जगह है। और तुम लोगों को ऐसी जगह में जरूर, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पैसे मिलते हैं, इसलिए नहीं कि वहां इज्जत मिलती है, इसलिए नहीं कि वहां लाइफ बन जाती है वगैरह वगैरह, सिर्फ इसलिए वहां भी जाके एक बार देखो कि लोग कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान से एक जगह जाके इकट्ठे हुए हैं, क्या लेवल है उनका, क्या डिस्कशन होती, क्या वो सिखाते, क्या वो सीखते, क्या उनकी सोच होती, आपको वहां जाके पता चले। तो इसलिए भाई मेरा सजेशन यही है, बाकी ठीक आप अपने हिसाब से करो, है ना। बहरहाल ये ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब जैसे ऐसे ही समझाने के लिए एक आध सवाल है मेरे पास, फटाफट इनको निपटाते हैं ताकि नेक्स्ट पॉइंट पर हम शिफ्ट कर जाएं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, जल्दी से बता दो यार, इसमें कहो तो एक पोल लगा देते हैं, एक 30 सेकंड का पोल लगा देते हैं, जल्दी से इसका आंसर दो, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक। सृजन कह रहा है सर वो जो अनसेंसर्ड विजन है, अनसेंसर्ड जो बातें हैं वो भी बता दीजिए। सृजन कभी अकेले में मिलो तो समझाएंगे। नयन पूछ रहे हैं आर यू मैरिड सर। नयन को मैं इतना अच्छा लग गया, बताइए। ठीक, आ गया भाई पोल। पोल स्टॉप हो गया। रिजल्ट हम देख लेते हैं, मुझे लगता है आंसर डी आना चाहिए। बहुत बढ़िया, 31% जो बच्चे जो हैं ये डी कह रहे हैं। बेकार की बातों में लगे पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत लल्लू हैं। अरे गजब आदमी हूं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 300 केल्विन, आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या दिमाग लगाना है यार इसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में क्या दिमाग लगाना है भाई। अरे भाई आइडियल सिस्टम है, डेल्टा टी जीरो है, और डेल्टा टी जीरो है तो फिर सब कुछ जीरो है। यानी आइडियल सिस्टम के लिए बहुत आसानी से डेल्टा टी क्योंकि जीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। तो जो हमने लॉ पढ़ा था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, उसमें डेल्टा यू की वैल्यू अगर आइडियल सिस्टम है तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि डेल्टा यू सीवीडीटी से निकाला जाता है जिसमें डीटी की वैल्यू जीरो है। तो जब आप टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जब डीटी की वैल्यू ही जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें कुछ भी करना नहीं था। क्लियर है? ठीक है। हाँ, इंटरनल एनर्जी गिवन, आप गिवन नहीं था मतलब आप समझिए इंटरनल एनर्जी, बाकी तो और कोई तरीका नहीं है सवाल पूछने का, वरना वो हीट और वर्क के बारे में बात करता। तो आप समझ ना, तो इन्होंने साफ बोला कि आसानी से किया जा सकता है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। ये देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, जेई 2000 मेंस में 2023 का किसी शिफ्ट का सवाल। तुम में से कुछ लोगों ने दिया भी होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। सर वो कह रहा है वर्क डन निकालना है। चलिए वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन ही निकालना है, हाँ टोटल वर्क डन निकालना है। देखो ये सवाल तुम्हारी फिजिक्स में बहुत सारे कराए जाएंगे, और मेरे ख्याल से अगर कुछ लोग कर रहे होंगे तो वो एग्री भी करेंगे, और अगर कर रहे हो तो मुझे बता भी दो एक बार कि हाँ सर ये सर शुरू हो गया, ये ड्रामेबाजी हमारी शुरू कर दी है, उन्होंने खूब भर भर के ये बकवास चलेगी हमारी, ये कर्व और वो कर्व, पीवी कर्व, वीटी कर्व, हमारा कर्व, तुम्हारा कर्व, भर भर के कराया जाएगा। लेकिन फिर भी फिजिक्स में करते हैं, 1 मिनट लेते हैं, 1 मिनट में इसको भी निपटा देते हैं। ये कह रहे हैं भाई ऐसा है कि वर्क डन कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल कर लेंगे। आप वर्क डन बताइए कहां से कहां मैग्नीट्यूड चाहिए, वर्क डन कहां से लेके कहां तक का चाहिए। कह रहे पूरे खेल का वर्क डन बताइए। तो चलिए पूरे खेल में हो क्या रहा है, एक खेल तो बड़ा अच्छा है, एक जगह तो वर्क डन ही नहीं हो रहा है सर। एक जगह जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है वो ये, तो यहां तो वर्क डन हो ही नहीं रहा सर। यहां तो वर्क डन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको W2 से 3 ले लीजिए। W2 से 3 तो जीरो है सर। बात समझ रहे हो कि नहीं, W2 से 3 जीरो है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है यहां पर। और बहुत क्लियर है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, और वॉल्यूम अगर चेंज ना हो तो वर्क डन जो PdV के बराबर होता है वो जीरो माना जाता है। तो वर्क डन तो यहां है ही नहीं। तो इसका मतलब देखा जाए तो 2 वर्क डन, एक वर्क डन ये है और एक वर्क डन ये। अच्छा ठीक है, एक चीज चेक करते हैं। ये तो बताया नहीं गया है कि ये वाला जो पाथ है ये हमारा किस तरह का पाथ है, ये वाला ये कौन सा प्रोसेस है ये तो नहीं बताया। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अकल लगाएं तो हमें जो समझ में आ रहा है वो ये कि इस फर्स्ट पॉइंट पर और थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर P
इंटू वी की जो वैल्यू है वो P 0.5 है और V हमारा 40 है, यानी 0.5, ऐसे ऐसे रफली रफली लिख रहा हूं, 0.5 इंटू 40 दैट इज 20। अब कोई यूनिट की बात नहीं कर रहा, बस ऐसे समझा रहा हूं। और 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें P इंटू वी की वैल्यू 1 इंटू 20 है, 1 इंटू 20 है, दैट इज 20 है। क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के बीच में टेंपरेचर का चेंज है ही नहीं, तो सर ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। यानी एक चीज क्लियर हो गई, सर यहां से यहां वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आइसोथर्मल वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और यहां से यहां सीधे सीधे आइसोबारिक वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम चेंज सीधे वर्क डन प्रोवाइड करेगा। सर एक्सपेंशन हो रही है, सर निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी आप तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, ऐसी की तैसी पॉजिटिव, ऐसी तैसी निगेटिव की। सर डब्ल्यू आप 1 से लेके 2 चले जाइए, फॉर्मूला वही लगा दीजिए, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, सीधे सीधे एक्सटर्नल प्रेशर 1 है और V2 माइनस V1 की वैल्यू 40 माइनस 20 है, तो ये अपने आप ही माइनस 20 एटीएम लीटर या बार लीटर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद सर W 2 से 3 जाइएगा, 2 से 3 जाइए मत जाइए सर, वर्क डन आप नहीं कर पाएंगे। और W आप 3 से लेके जब वापस लौट के आएंगे तो सर ये आपका माइनस 2.303 एनआरटी। एनआरटी की वैल्यू कितनी होगी भाई, पीवी के बराबर, और पीवी कितना है 20, पीवी की वैल्यू 20 है, तो 2.303 इंटू 20 माइनस एनआरटी, क्या क्या फॉर्मूला होता है, एनआरटी लॉग V2 बाई V1, यानी V2 बाई V1 का मतलब है आप जा रहे हैं 20 पे और पहले थे आप 40 पे। ये जो वैल्यू निकल के आने वाली है ये आपका फाइनल एटीएम लीटर में ये एक और वैल्यू निकल के आ जाएगी। जल्दी से बताओ कौन है भाई, तू है 2.5, ओ वालो कत्ल हो जाएगा, 2.5 पाई, क्या बोल रहे हो ये, जल्दी से बताओ। जीरो नहीं है, वर्क डन थोड़ी ना जीरो आएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो, वर्क डन नहीं जीरो आएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो आ सकता है, वर्क डन जीरो नहीं आएगा, साइक्लिक प्रोसेस भले ही हो। तो ऐसे में आप कितना निकल के आएगा, इसको जरा सॉल्व करके बता दो भाई जल्दी से। यहां वाली आ गई 20 एटीएम लीटर, और ये वाला कितना निकल आएगा, ये आ जाएगा माइनस 2.303 इंटू 20 और लॉग 1/2, तो ये प्लस हो जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है, यानी 1/2 का मतलब माइनस लॉग 2 माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है, ये प्लस में आ रही है, वो माइनस में आ रही है, दोनों को जोड़ देंगे, नेटवर्क डन आ जाएगा। एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो कितनी निकल के आएगी, आंसर क्या निकल के आएगा। हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर चाहिए भाई, तो नियरेस्ट इंटीजर में इसका आंसर क्या निकल के आएगा, जरा जल्दी से बताओ। ये -20, और आंसर हमें चाहिए किसमें, जूल्स में, तो दिस इज -20 एटीएम लीटर। यहां से ये कितना सॉल्व होकर आ रहा है ये बताओ जरा जल्दी से। हाँ बार में दिया है तो ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। बार एटीएम, बार लीटर जो होगा, 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल, है ना। या फिर 1 एटीएम लीटर अगर लिया जाए तो वो ऑलमोस्ट यही है, ऑलमोस्ट यही है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये आपका -2000 हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट करेंगे। और इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है ये कितना आएगा यार, एक बार जल्दी से बता दो। 14 के आसपास, 14। एक बार इसका आंसर जरा चेक करो। भाई मुझे इसका आंसर बताओ एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूं। 1, कितना आ रहा है भाई यार, आंसर तो इसका कहीं नहीं है, 14 आ रहा है। तो चलो 14 ही मान लेते हैं।
एक बार सॉल्व करके देखो, प्लस माइनस का साइन वगैरह देख लेना, है ना, सॉल्व करके भी एक बार देख लेना। नहीं यार, आंसर देखो, आंसर तुम इसको अभी एटीएम लीटर में बताओ ना यार, इसको पहले पूरा सॉल्व करो, मुझे लग रहा है गड़बड़ हो रही है, मुझे लग रहा है तुम लोग आंसर कुछ गड़बड़ बता रहे हो। इसको एक बार पूरा सॉल्व करके देखो, कहीं हम लोग ने कुछ गलत लिखा है क्या। -2.303 और 0.3, ये कितना आ जाएगा। एक सेकेंड, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, इसको एक बार पूरा सॉल्व करो, मुझे लग रहा है आंसर में कुछ गड़बड़ हो रही है। 2.303 इंटू 0.3 इंटू 20, 13.8 आ रहा है। अच्छा, और ऊपर वो 20 है, तो -20, 6.2 के आसपास। ठीक है, अब सही है। तो ये जो है ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो आ रही है हमारी, ये आ रही है 13.8 के आसपास, है ना, ये 13.8 के आसपास आ रही है एटीएम लीटर या बार लीटर, जो भी बोलना है यार, इसको बार लीटर था ना, तो इसको बार लीटर ही बोलते हैं, ये बार लीटर आई, है ना। तो ये आ जाएगा 13.8, दिस इज बार लीटर, और ये भी हमारा आ गया बार लीटर। अब सही है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक वैल्यू माइनस में आ रही है, ये वैल्यू प्लस में आ रही है, तो नेट जो वर्क डन निकल के आएगा वो ऐड करके आ जाएगा, तो नेट वर्क डन आएगा 6.2, है ना। तो नेट आएगा, अगर आप सबको ऐड करते हैं तो नेट आ जाएगा हमारा, नेट वर्क आएगा डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू माइनस में 6.2 बार एटीएम, बार लीटर, ये हमारा -6.2 है। अगर आपको जूल में चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे लग रहा है रफली रफली 620 जूल आ जाएगा। एक बार चेक कर लो भाई, क्लियर है, 620 जूल। अब सही, वो कैलकुलेशन पूरा कर लेंगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। देखो ये कन्वर्जन भी ध्यान रखना, इस कन्वर्जन को भी सब लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। अगर बार लीटर लिया है तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई करके जूल आ जाएगा, और अगर एटीएम लीटर दे रखा है तो सीधे 101.3 से मल्टीप्लाई, बात ठीक है। अच्छा, अब एक आदमी कह रहा माइनस क्यों आ रहा है, तो देखो एक वर्क डन जो है वो वर्क डन आ रहा है एक्सपेंशन का, तो अगर सिस्टम गैस एक्सपैंड कर रही है तो वर्क पक्का नेगेटिव होगा, क्योंकि गैस वर्क कर रही होगी, तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। तो ये जो नेगेटिव आ रहा है वो ये -20 वाला आ रहा है ना, यही आ रहा है ना, हाँ ये -20 वाला आ रहा है। ये वाला जो वर्क डन आ रहा है ये प्लस में आ रहा है, आप देखिए, क्योंकि यहां पर गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, गैस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट मींस मैं वर्क कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, तो दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है। नेट हमें निकालना है, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जोड़ जाड़ के खत्म करिए, इसमें क्या है, क्लियर है। हाँ, एक आदमी कह रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे हुआ, बेटा बिल्कुल क्लियर है, कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क नहीं हो रहा है कोई, आपका प्रेशर लगातार चेंज करता चला जा रहा है, यानी गैस एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रही है, तो ऐसे में फिर पक्का है, और वो प्रेशर बाकायदा बताया भी गया है। तो जब भी कभी कर्व दिया जाएगा और मेंशन नहीं किया जाएगा, रिवर्सिबल तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना वो मेंशन करेगा दिस विल बी एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, बात समझ रहे हो ना, तो वो बताएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात। अब वो कह रहा है भाई, अब जो है जिस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, वैसे एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में भी बात करी, तो मैंने कहा ठीक है एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। वो कह रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या, तो मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को समझेंगे। नहीं आर, कहीं आर मिसिंग है, नहीं आर नहीं मिसिंग था बेटा, अरे लल्लू हो क्या एकदम, आर नहीं मिसिंग है, आर था, यही आर है। ओहो कैसे समझाएं तुम्हें, यही आर है, ये जो ये जो 20 है यही आर है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो फॉर्मूला बताया गया था वो फॉर्मूला है, देखना जरा, वो फॉर्मूला है, यहां पर एक बार लिख लेता हूं, वो फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू, नहीं जो वर्क डन वाला हमारा फॉर्मूला था वो था W इज इक्वल टू -NRT ln V2/V1, ठीक है। फिर तुमने लिखा था इसको -2.303, है ना, NRT log ऑफ V2/V1। हाँ चलिए यहां तक ठीक है। अब सवाल में टेम्परेचर वगैरह तो हमने निकाला नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं ना, ये तो तुम जानते हो NRT जो होता है वो पीवी होता है,
एनआरटी की वैल्यू पीवी है, तो मैंने एनआरटी की जगह पीवी डाल दिया, बस इतना किया हमने। बात समझ रहे हो कि हमें आर वार की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने किसी भी, आप चाहे तो आप टेम्परेचर निकाल लीजिएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के टेम्परेचर निकाला भी जा सकता है। लेकिन क्या बदतमीजी करनी भाई, बड़ा जब सीधा है कि आप किसी भी पॉइंट की बात करें, यहां जो पीवी है वो भी 20 है और यहां जो पीवी है वो भी 20 है, तो इसका मतलब ये हुआ पीवी एनआरटी के बराबर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों जगह 20-20 के हिसाब से। तो आप एनआरटी की जगह सीधे पीवी, अरे तुम समझो बात को, बात एक ही है, तुम्हें जैसे करना है ऐसे कर लो, तुम टेम्परेचर निकाल के करना चाहो कर लो, नहीं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता ही है। इस एनआरटी की जगह मैंने सीधे सीधे पीवी रखकर दैट इज 20 रख के अपना काम चला लिया है, मैं उस चीज से बच गया हूं। बात समझ लो कि नहीं? चलिए ठीक, तो अच्छा आप काम की बात करते हैं। अब ये कह रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करिए, तो देखिए बहुत क्लियर है, एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक चीज क्लियर है और वो है हीट का लेन देन, वो हम मना कर रहे हैं, हीट का लेन देन नहीं चले, ठीक, यानी आप कुछ खाएंगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, खाएंगे नहीं तो इसका मतलब काम भी नहीं करेंगे। कह रहे नहीं, ये नहीं कह रहे हम, खाइएगा नहीं, आपको काम करना है काम करिए, हम आपके ऊपर काम करेंगे। वो कह रहा अरे ये क्या बात होती है, आप हमारे ऊपर काम करेंगे तो फिर हमारे अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कह रहा हां, क्योंकि आप हीट निकाल नहीं सकते, ना आपको हीट दी जाएगी ना आप हीट निकाल सकते हैं, तो ऐसे में एक ही काम चलता है और वो ये है कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज है वो सीधे सीधे वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी सीधे सीधे वर्क डन के बराबर होगी। और हम सब इस बात को एग्री करेंगे कि जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी एनसीवी dt, और जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। यानी जो चीज समझ में आती है वो सिर्फ इतनी बात समझ में आती है कि जब भी कभी आपको एडियाबेटिक प्रोसेस दिया जाएगा, आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज और आपका वर्क डन वो आपस में बराबर माना जाना चाहिए, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं। अब ऐसे में एक गड़बड़, वर्क डन निकालेंगे कैसे? तो मैंने कहा अरे तुम्हारे सामने है वर्क डन, ये आपका वर्क डन है, आप लीजिए खत्म करिए इस बात को, ये आपका वर्क डन है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका एनसीवी T2 माइनस T1 ये आपका वर्क डन होगा। आप चाहें तो इसको किसी और तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको अभी मैं बात करूंगा एनसीवी T2 माइनस T1 को आप रिवर्सिबल वर्क डन कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें एक गड़बड़ आ रही, क्या कि सर ये जो T1 T2 है ये क्या सवाल में गिवन होंगे? अब देखो T1 T2 सवाल में गिवन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर गिवन हुए तो आप सीधे सीधे T1 T2 की वैल्यू डालकर इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करेंगे और यही इंटरनल एनर्जी चेंज ही हमारा वर्क डन डिसाइड करेगा, बात खत्म। अब इसमें पूरा जो खेल है ना इस एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो सारा खेल है कि ये जो टेम्परेचर है, इससे पहले आइसोथर्मल वाले में क्या करते थे सर, उसमें वॉल्यूम की वैल्यू दिया जाता था, वॉल्यूम को प्रेशर के साथ लिंक कर सकते थे या प्रेशर को वॉल्यूम के साथ लिंक कर सकते थे और हम फॉर्मूला लगा के वर्क डन कैलकुलेट कर सकते थे। यहां पर दिक्कत यह है कि आपको T1 T2 अगर सवाल में दिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर T2 नहीं दिया गया है। अब अगर T2 नहीं दिया गया है तो T2 निकालने के लिए पीवी एनआरटी का या कोई हमें अब स्टेट की इक्वेशन चाहिए होगी जिससे हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए ही मैं एक बात करना यह चाह रहा हूं कि जब मैं ये वर्क डन कैलकुलेट करता हूं तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो बात समझ में आनी चाहिए वो ये है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज है वो वर्क डन के बराबर, और इंटरनल एनर्जी चेंज एनसीवी dt से और वर्क डन हमेशा पी एक्सटर्नल डीवी से केमिस्ट्री में निकाला जाता है। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब एक काम करते हैं सर, अब मैं यहां पर एक नया काम करने जा रहा हूं, कोई मुझे जल्दी से हां या ना में ये जवाब देगा, क्या ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये एक्सप्रेशन क्या ये कहता है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है? क्या du इज इक्वल टू dw का यह मतलब है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है? नहीं नहीं सर, रिवर्सिबल का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है सर जिसमें हीट का लेन देन जीरो है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली du तो dw के बराबर होना ही है, चाहे आप रिवर्सिबल हो चाहे इररिवर्सिबल हो। चलिए यहां तक ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, क्या नेक्स्ट स्टेप को लिखने से तुम्हें यह पता चल गया कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल है? नहीं 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 सर, dw हमेशा पी एक्सटर्नल dv होता है, इससे कुछ नहीं पता चला, ना पहले स्टेप से कुछ पता चला ना दूसरे स्टेप से कुछ पता चला। सर ये दोनों स्टेप एक जनरल एडियाबेटिक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इररिवर्सिबल। यहां तक ठीक है। अब आता है तीसरा स्टेप, बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है एनसीवी dt इज इक्वल टू माइनस पी गैस dv। क्या इस तीसरे स्टेप से आपको यह बात पता चली कि अब आपने एक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की है? बताओ जरा जल्दी से।
क्या अब आपको यह समझ में आ रहा है कि नाउ दिस इज अ केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस? अब आप इर्रिवर्सिबल का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि अब मैं इर्रिवर्सिबल के बारे में कुछ नहीं बात करूंगा, क्योंकि अगर आपने यह हरकत कर दी तो सर एक चीज क्लियर है, आपने साफ बोला है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर के बराबर लिख दिया गया है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर लिख दिया गया है तो यह क्लियर है, यह रिवर्सिबल प्रोसेस की बात चल रही है। यानी यहां से एक चीज तो बिल्कुल साफ समझ में आती है, अब आप रिवर्सिबल को लेके बातें आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दिस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक। हमें ऊपर वाले से कुछ नहीं पता चला, हमें सेकंड वाले से कुछ नहीं पता चला, लेकिन हमें तीसरी लाइन लिखते ही पता चल गया कि सर अब आप रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर एनसीवीडीटी को जैसे लिखा जाता है वैसे लिखे रहने देते हैं, लेकिन सर पी गैस तो सर दुनिया जानती है, इट इज एनआरटी। सर पी गैस इज एनआरटी बाय वी डीवी। बिल्कुल क्लियर है सर, इससे n और n कैंसिल होंगे, और जहां तक समझ में आता है वो ये कि dt बाय टी का इंटीग्रेशन अब होने जा रहा है, और ये cv नीचे चला गया, तो दिस विल बी व्हाट, r बाय cv माइनस में dv बाय v। अब अगर मैं सही से देखूं तो मैं इंटीग्रेट करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस इज T1 से लेके T2 तक, V1 से लेके V2 तक। क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, दैट मींस वर्क करने से मना नहीं करूंगा। टेंपरेचर में चेंज आ रहा है, क्योंकि आएगा ही आएगा, क्योंकि वर्क करते वक्त आपको कहीं से खाना नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ सर टेंपरेचर की भी लिमिट चलेंगी, वॉल्यूम की भी लिमिट चलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस इंटीग्रेशन को अंजाम दिया जाएगा तो मुझे यह पता चलेगा कि हमारा जो पाथ फॉलो हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या है। आप समझ रहे हैं, आइसोथर्मल की इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होती थी, एडियाबेटिक की इक्वेशन क्या है ये मुझे पता ही नहीं है। तो कोई भी प्रोसेस अगर एडियाबेटिक रिवर्सिबल पाथ फॉलो करता है तो वो किस इक्वेशन को फॉलो करता है, उसके स्टेट फंक्शंस को आपस में कैसे लिंक किया जाता है, ये मुझे सीखना है। यानी मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर आप एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो ये इंटीग्रेशन ही आपको फाइनल रिजल्ट देने जा रहा है, जिसको आसानी से लिखा जा सकता है। अगर आप देखें तो दिस इज ln T2 by T1 which is equal to R by CV ln V1 by V2। सब लोग इतने पढ़े लिखे होंगे, माइनस को अंदर कर दिया, ये क्वेश्चन बन गई। चलिए ठीक है, और आगे लेके आते हैं और आगे चलते हैं। अब ln T2 by T1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ln T2 by T1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और R by CV की एक वैल्यू निकाल के लाते हैं। जरा चेक करते हैं, CP माइनस CV R के बराबर था, और CP by CV हमारा गामा होता है, तो CP बाय CV हमारा पॉइजन्स रेशो गामा होता है। अब जरा जल्दी से बताओ व्हाट इज R बाय CV? R बाय CV की वैल्यू कहां से आएगी? R बाय CV की वैल्यू निकल के आएगी गामा -1। जरा चेक करो, CP की जगह आप डाल देंगे गामा CV, क्लियर है? तो R बाय CV हमारा गामा -1 बन जाएगा, सो दिस विल बी गामा -1। यहां से जो पता चल रहा है वो ये कि R बाय CV की वैल्यू गामा -1 आएगी। चलिए ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इट विल बी ln T2 by T1 ln V1 by V2। जरा जल्दी से बताइए, दिस इज T2 by T1 इज इक्वल टू V1 by V2 रेस टू पावर गामा -1। इससे क्या पता चला, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। इससे क्या पता चला, TV गामा -1 इज कांस्टेंट। यानी जो चीज समझ में आ रही है वो ये कि किसी भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के टेंपरेचर और वॉल्यूम को अगर आपस में लिंक करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि टेंपरेचर और वॉल्यूम को लिंक करने के लिए V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2 लगा दोगे, जो कि एडियाबेटिक आइसोबारिक प्रोसेस में हुआ करता था। ना 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 सर, ये एक नया पाथ है सर, एडियाबेटिक पाथ है। एडियाबेटिक पाथ में कोई भी आइडियल गैस किस स्टेट के, उसकी स्टेट्स को किस इक्वेशन से वेरी करेगा, वो आपको इक्वेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी सर। ये ऐसा नहीं है कि आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 बराबर P2 V2 कर दिया। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में टेंपरेचर और वॉल्यूम इस तरह से लिंक किया जाता है। समझे बात को? सबको ये समझ में आ गया? लेकिन इस डेरिवेशन में एक चीज बड़ी क्लियर है, बिल्कुल एक चीज चीख चीख के कह रही है कि सर इस डेरिवेशन में इस चीज को बहुत जोर दिया गया है कि ये जो आपने इक्वेशन बना के लिखने, क्योंकि यहीं से सब कुछ आगे बढ़ा है, आप समझ रहे हैं, यहीं से पूरा डेरिवेशन आगे बढ़ा है। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि सर अगर आपने पी एक्सटर्नल को पी गैस लिख दिया तो आपने बिल्कुल बिल्कुल साफ बोल दिया कि सर अब ये रिवर्सिबल।
ये रिवर्सिबल वर्ड आ ही, यानी कोई अगर आपसे पूछे कि एक गैस जो है इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो कर रही है, तो क्या मैं उसके टेम्परेचर और वॉल्यूम को टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट से रिलेट कर सकता हूं? आप कहिएगा नालायक हो तुम, गलत बात मत करो, ये टीवी गामा -1 कांस्टेंट या फिर और भी कोई इक्वेशन जो अभी मैं बनाऊंगा वो सब सिर्फ एडियाबेटिक रिवर्सिबल पाथ की इक्वेशन हो सकती है। इररिवर्सिबल पाथ के लिए कोई इक्वेशन नहीं बनाई गई। समझिए बात, सब लोग को यह बात समझ में आ रही? एक आदमी कह रहा है त्रुटि हो गई है। अबे कुछ त्रुटि हुई है तो सही कर लो दोस्त। अब मैं मुझसे पता नहीं, मैंने कहीं कुछ गलत लिख दिया हो तो उसको सही कर लो भाई। ठीक, थोड़ा समझो बात को, समझाना चाह रहे। ठीक, अच्छा, अब अगर टीवी गामा -1 कांस्टेंट हो गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि सर अब तो एक काम और भी कर सकते हैं। टीवी गामा -1 अगर कांस्टेंट है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टी की जगह प्रेशर रख दीजिए। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये आपकी टी की जगह प्रेशर आ जाएगा पी वी अपॉन आर टी, नहीं पीवी बाय एन आर इंटू वी रेस टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी बोल सकते हैं। पीवी एनआरटी तो लगा ही सकते हैं, चाहे प्रोसेस कोई भी हो। तो भाई पीवी एनआरटी तो आइडियल गैस की इक्वेशन है, इसका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से थोड़ा कोई लेना देना है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसको अगर आप और तमीज से लिखें तो ये पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। यानी ये भी एक इक्वेशन बनेगी, प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में लिंक करती है ये। लेकिन फिर वही है सर, पीवी गामा कांस्टेंट सिर्फ तभी सही होगा जब आप एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, होना रिवर्सिबल चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन सब वहीं से आया। समझ में आया? डेरिवेशन सारा वहीं से आया। और भी रिलेशन बना सकते हैं सर आप, प्रेशर और टेम्परेचर का भी एक रिलेशन बना सकते हैं। तो चलिए प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बना लेते हैं, वी की जगह कुछ और डाल देते हैं, तो यहां से एक और रिलेशन तैयार हो जाएगा। तो यह आ जाएगा टी और वी की जगह आ जाएगा एन आर टी बाय पी, एंड दिस रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। इससे प्रेशर और टेम्परेचर का भी एक रिलेशन आ जाएगा। दिस इज पी रेज टू पावर 1 माइनस गामा टी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर एक और रिलेशन निकल आया। ये सारे रिलेशंस वो रिलेशंस हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आपको अगर दो स्टेट्स गैस की गिवन हो, आप समझिएगा गैस की एक स्टेट ये दे रखी है, गैस की एक स्टेट ये दे रखी है, गैस की एक स्टेट ये दे रखी है, दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी, और ये कहा जा रहा है कि दिस पाथ इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये कहा जा रहा है दिस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो एक चीज क्लियर है, अगर मुझे गामा की वैल्यू पता हो तो मैं इस जगह पर P1 V1 T1 और इस जगह की स्टेट फंक्शन P2 V2 T2 को आपस में लिंक कर सकता हूं इनमें से किसी भी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। बात समझिए, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहां का प्रेशर वॉल्यूम पता है, मुझे यहां का प्रेशर पता है, मुझे यहां का वॉल्यूम निकाल के बताओ, तो कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा? पीवी गामा कांस्टेंट। मुझे यहां का टेम्परेचर पता है, मुझे यहां का वॉल्यूम पता है, मुझे यहां का वॉल्यूम तो पता है लेकिन मुझे यहां का टेम्परेचर नहीं पता है, तो क्या आप V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2 लगा के आएंगे? क्या ये आइसोबैरिक प्रोसेस? नहीं नहीं सर, मैं बॉयस चार्ल्स की बात नहीं कर रहा सर, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम को आपस में लिंक करना है तो पीवी गामा -1 कांस्टेंट लगा दूंगा, प्रेशर टेम्परेचर को लिंक करना है तो ये लगा दूंगा, प्रेशर वॉल्यूम को लिंक करना है तो वो लगा दूंगा। सर ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल पाथ की इक्वेशंस हैं। ये वो इक्वेशन है जो गैस की दो स्टेट्स को आपस में लिंक करेंगी अगर वो गैस एडियाबेटिक रिवर्सिबल पाथ फॉलो कर रही। क्लियर है? सबको समझ में आया? बिल्कुल आसान है, कहीं कोई झंझट नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर सर गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये कि अगर ये इररिवर्सिबल होता ना तो सर बैंड बज जाती। आप समझिए बैंड बज जाती। क्यों बैंड बज जाती? क्योंकि इररिवर्सिबल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात जरा समझना, मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है और गामा नोन है, मैं तो ये मान के चलता हूं कि गामा नोन है। बात समझ रहा है? वो गैस का नाम बता देगा, आर्गन टार्गन कुछ बता देगा, तो हम समझ जाएंगे मोनो एटॉमिक की बात कर रहा है। गामा की वैल्यू 5/3 नहीं होती, 5/3 यानी 1.66 रख देंगे। मेरे कहने का मतलब है वो हमें गामा का नाम बता दे, गामा की वैल्यू बता दे, हम अपना काम चला लेंगे सर। कोई सर ऐसे में क्या वर्क डन निकाल लेंगे आप? अरे निकल आएगा ना, समझो अभी तो बात हुई थी सर, अब तो वर्क डन निकल आएगा। लीजिए खेल ही खत्म कर देते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। W रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये लीजिए सर वर्क डन आ गया, NCV
T2 माइनस T1। सर ये मेरा वर्क डन है। आप चाहें तो इसको किसी और तरह से लिखना चाहें, R बाय CV की वैल्यू गामा माइनस 1 थी, तो सर CV की वैल्यू R बाई गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। सो इट विल बी NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। सर ये आपका रिवर्सिबल वर्क डन होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी अकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको टेम्परेचर की वैल्यूज गिवन होंगी, आप टेम्परेचर की वैल्यूज यहां पर पुट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक टेम्परेचर दे रखा है और आपको दूसरा टेम्परेचर निकालना है, तो इन तमाम बकवास बातों को यूज करके आप मस्त टेम्परेचर निकालिएगा। गामा आपको पहले से पता है, सीधे पुट करिए, वर्क डन तैयार। क्लियर? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? आज ही पढ़ा है, बिल्कुल सही। अरे थोड़ा सा जोर लगाओ। एक बच्चा कह रहा है सर आज पहली बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये बहुत आसान सा कर रहा हूं मैं तो ये सोच रहा था कि थोड़ा सा तुम्हें हट के एक आध चीजें बोल दूं ऐसे कि तुम्हें लगे कि फिजिक्स और इसमें थोड़ा सा अंतर है। मतलब मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि फिजिक्स वाले तो नाम ही नहीं लेते कि इररिवर्सिबल पाथ है। मैं तो यहां चीख चीख के बोल रहा हूं कि पीवी गामा कांस्टेंट जो है वो सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पीवी गामा कांस्टेंट हर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? अब फिजिक्स में ये सवाल आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारी केमिस्ट्री ये कहती है, हम लोग अकल लगा के ये बात कर सकते हैं कि अगर कोई गैस एक्सपैंड कर रही है 5 स्टेप्स में, एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रही है, 5 स्टेप में वो एक्सपेंड कर रही है, तो क्या मैं पीवी गामा कांस्टेंट लगाकर हर स्टेप का वॉल्यूम निकालूं? तो मैं उसको ये बोलूंगा बेकार की बातें मत करो, क्योंकि वो हर स्टेप पर या फिर वो इररिवर्सिबल पाथ फॉलो कर रही है। क्योंकि स्टेप्स अगर फाइनाइट होते हैं तो वो इररिवर्सिबल पाथ माना जाता है, और इररिवर्सिबल पाथ के लिए पीवी गामा, टीवी गामा, हमारा गामा, तुम्हारा गामा काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि सर ये तो डिराइव ही वहां से हुआ है। कहां से डिराइव हुआ है? सर डिराइव ही यहां से हुआ है। और ये डेरिवेशन ये कहता है कि भैया अब जो कुछ होगा वो रिवर्सिबल के लिए होगा, इररिवर्सिबल के लिए कुछ नहीं होगा। क्लियर है ये? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो ये इस बात का ध्यान रखना। मतलब मुझे लगता है बहुत जनरल सा सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। बहुत सीधा सा स्टेटमेंट यही है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी गामा कांस्टेंट होता है। हाँ होता है, लेकिन रिवर्सिबल के लिए, इररिवर्सिबल के लिए नहीं होता। ठीक, अच्छा वर्क डन का जहां तक सवाल है, सर वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो जैसे हमारी अभी बात हुई है, वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मुला है। सर आप यहां से T1 T2 कहीं से भी जुगाड़ लगाइएगा। सर इतने सारे इक्वेशन है, P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, ये दे रखा है, वो दे रखा है, तो कहीं से भी T1 T2 लाइए, यहां ठोस दीजिए, सर वर्क डन आ जाए। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर आप चाहें तो T1 T2 को आप प्रेशर के साथ भी लिंक कर सकते हैं। आप T1 T2 की वैल्यू प्रेशर के साथ भी लिंक कर सकते हैं। जैसे आप कुछ कर सकते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अब T1 T2 का झंझट खत्म है, क्योंकि अब मुझे इक्वेशंस पता है। कोई भी एक चीज आप दे दीजिएगा, मैं दूसरा टेम्परेचर वगैरह निकाल कर यहां पुट कर दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। मैं अभी एग्जांपल भी ले लेता हूं। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि सर इररिवर्सिबल के केस में आप क्या करेंगे? अब ये इंपॉर्टेंट है, अब सब लोग इस बात को देखेंगे। अब इररिवर्सिबल के केस में ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इररिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन में अब आप क्या करेंगे? अब देखो, अब झंझट है यार। अब झंझट, झंझट क्या है? झंझट ये कि सर देखिए ऐसा मामला ये चल रहा है, यहां पर हैं आप, और आपको यहां जाना है। अब दिक्कत क्या है कि सर आपने ये बताया कि ये हमारा इररिवर्सिबल पाथ है, ये आपने बताया है, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर ये इररिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ है, तो अब आप मुझे बताइए वर्क डन आप कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, अब आप मुझे यहां की सिचुएशन दीजिए। वो कह रहा है P1 V1 T1 और यहां P2 V2 T2। अब वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करें? तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, मुझे इसमें तो लिखने में कोई ऐतराज है ही नहीं कि dw du के बराबर होता है। तो ऐसे में जो वर्क डन निकल के आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, दैट इज इररिवर्सिबल वर्क डन, वो हमेशा हर सूरत में माइनस P एक्सटर्नल dv से ही निकाला जाएगा। हाँ बात तो सही है, निकाला तो यहीं से जाएगा। अब दिक्कत ये आ रही है, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, दिस इज इक्वल टू du का इंटीग्रेशन, दैट इज n CV T2 माइनस T1। बिल्कुल सही। अब सारी दिक्कत यह है कि आप वर्क डन निकालते वक्त सिर्फ इस चीज के लिए जो सोच रहे थे कि सर ये जो T1 T2 है ये कैसे निकाला जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये कहना ठीक है कि यहां का T1 गिवन है और P1 गिवन है, तो आप यहां का T2 निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं भाई? आप सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं P1 की वैल्यू 180 है ना, और T1 की वैल्यू मान लेते हैं, ऐसे कुछ भी लेते हैं 300 केल्विन,
और यहां जो हमारा P2 है वो मान लीजिए 2 ATM, और यहां जो हमारा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमें पता ही नहीं। बात समझ रहे हैं? अब आप दिक्कत क्या है कि सर, दिक्कत ये कि सर P दे रखा है, T दे रखा है, P दे रखा है, T निकालना है, तो हम करें क्या सर? वॉल्यूम भी नहीं पता है सर, हम तो PV बाई T, समझ रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। आइडियल गैस इक्वेशन अब भी एप्लीकेबल है, लेकिन दिक्कत ये कि सर P और T का रिश्ता जो मैंने अभी याद किया था, वो टीवी गामा, टीपी गामा वगैरह जो भी था सर, वो तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल का था। अब आप इस दोनों की इक्वेशन को, यानी P1 नोन है, T1 नोन है, P2 नोन है, लेकिन T2 नोन नहीं है, और अगर T2 नोन नहीं है तो यहां T2 रखोगे कैसे जब तुम्हें टेम्परेचर ही नहीं पता है? तो आप वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। समझने की कोशिश करो, बताओ, समझे? सबको ये समझ में आ रहा है? सर ये वर्क डन रिवर्सिबल के लिए है ना, ओनली रिवर्सिबल, बिल्कुल सही है स्टूडेंट चौहान, बिल्कुल यही है। हम रिवर्सिबल की बात करें, इररिवर्सिबल वर्क डन कैसे निकाला जाएगा? गलत सलत जैसे भी निकाला जाएगा, मैं तुम्हें बताता हूं अभी एडियाबेटिक के लिए, और वो बहुत यूनिक है। आप समझिए, रेयरली लोगों को पता है कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकलता है, क्योंकि एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए तो दुनिया जानती है, फिजिक्स में भी बता दिया जाता है कि T2 की वैल्यू टीवी गामा पीवी गामा से निकाल के रख देना, आ जाएगा आंसर। लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस में जब T2 ही नहीं आएगा तो आप आंसर कैसे निकालेंगे? तो उसके बारे में भी अभी मैं बात करता हूं। सर प्लीज सबको समराइज कर दीजिए सर जी, प्लीज सर। सर फिजिक्स में तो वर्क में 1 माइनस गामा था, अब भाई ये मुझे नहीं पता है। आप एक मिनट काम की बात करते हैं, चलिए यहां पर आते हैं। अब तुम जरा समझना कि मैं अब ये वर्क डन निकालने कैसे जा रहा हूं। सब लोग एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ सिर्फ इतनी है कि सर मुझे T2 नहीं पता चलेगा तो मैं डेल्टा T की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं ये निकाला कैसे जाता है। तो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ये तो सब लोग मानते होंगे कि NCV T2 माइनस T1 दिस इज माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 फॉर एनी इररिवर्सिबल प्रोसेस। यहां तो कोई कमी नहीं है, ये ठीक है। और क्या इस इक्वेशन को देख के लगता है कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है? हां सर बिल्कुल लगता है। कैसे पता चल गया तुम्हें एडियाबेटिक है? मुझे इसलिए पता चल गया क्योंकि सर यहां पर आपने DU लिखा है और ये आपका DW है, जिसका इंटीग्रेशन करके आप यहां तक पहुंचे। ये समझ रहे हैं? तो दिस इज DU एंड दिस इज DW। तो एक चीज तो क्लियर हो गई सर, ये पक्का एडियाबेटिक प्रोसेस है क्योंकि DW और DU आपस में बराबर करे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और DW का इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, दैट मींस P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन साइन के बाहर आया होगा, तभी ये इंटीग्रेट करके, तो इसका मतलब सर ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, इसको देखते ही मुझे समझ में आ गया आप एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, आप एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं और इररिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। चलिए यहां तक ठीक। अब दिक्कत यह कि सर मैं सॉल्व वर्क डन कैसे निकालूंगा? आप मुझे बताइए। मैं तुम्हें ध्यान से सब लोग सुनेंगे, वर्क डन निकालने का तरीका क्या है। बहुत आसान। मुझे टेम्परेचर T2 नहीं पता, अगर T2 पता चल जाएगा तो मैं डेल्टा T की वैल्यू निकाल के वर्क डन निकाल लूंगा। चलिए ठीक है, NCV T2 माइनस T1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं एंड दिस इज माइनस P एक्सटर्नल। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, माइनस P एक्सटर्नल, और V2 को लिख सकता हूं मैं NR T2 बाय P2 माइनस NR T1 बाय P1। ये कैसे लिख दिया सर आपने? ये तो इररिवर्सिबल प्रोसेस है। इररिवर्सिबल प्रोसेस में सर PV इक्वल टू NRT थोड़ी ना होता है, पागल हो गए हो? आइडियल गैस में PV NRT होता है, इसका प्रोसेस से क्या लेना देना? इसका मतलब हुआ सर आपने V2 की जगह NRT2 बाय P2 और V1 की जगह NRT1 बाय P1 डाल दिया। क्लियर है? अब देखो जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि जो हमारा P एक्सटर्नल है वो जनरली P2 के बराबर ही होता है। आप मेरी बात समझिए क्या कह रहा हूं मैं। यानी जनरली P एक्सटर्नल अगर सवाल में दिया गया है तब तो कोई बात ही नहीं। यानी गैस कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एडियाबेटिकली इररिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपैंड कर रही है, जिसका फाइनल प्रेशर भी दे रखा है और एक्सटर्नल प्रेशर भी दे रखा है, तब तो आप सारी वैल्यू डाल दीजिएगा। लेकिन अगर उसने मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट गैस एक्सपैंड कर रही है वो नहीं दिया है, तो जो P2 होगा दैट विल बी द फाइनल प्रेशर, क्योंकि गैस वहीं तक फैलेगी जब तक उसका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। यानी जनरली सवाल में P एक्सटर्नल गिवन नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो जनरली P2 के बराबर होता है। और अगर ये दोनों अलग दे रखे तो आप अलग वैल्यू रखकर अपने हिसाब से काम चलाइएगा। और मुझे लगता है अब सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि सर ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको देखकर T2 सॉल्व किया जा सकता है। समझना जरा बात को। यानी अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, दैट इज T2। अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये सारे एन वेन को उड़ा दीजिए, एन वेन से कोई मतलब नहीं है। CV हमें दिया जाएगा, T1 हमें दिया जाएगा, P1 P2 अभी आप बता रहे थे सवाल में दिया गया था। आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? T2। और एक बार ये T2 आ जाएगा सर तो उछल के वापस यहीं चले जाइएगा और वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा।
आप सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ये वो इक्वेशन होगी जो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसमें जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी है। ये वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे T2 मिल जाएगा और T2 को वापस पुट करके अपना काम चला लेंगे। अदरवाइज T2 निकालने का रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, पीवी गामा, टीवी गामा, हमारा तुम्हारा जो भी कुछ है सब कर, क्योंकि वहां इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है मुझे पता है कि कौन सा पाथ फॉलो किया जा रहा है और उस पाथ की इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। बट यहां दिक्कत है सर, यहां मैं पीवी गामा जानता ही नहीं, कांस्टेंट पीवी गामा कांस्टेंट नहीं है, मुझे नहीं पता, टीवी गामा -1 कांस्टेंट नहीं है, मुझे नहीं पता। तो ऐसे में T1 गिवन है, T2 कैसे निकालोगे जब इक्वेशन ही नहीं पता? तो ऐसे में सर ये एक जनरल इक्वेशन बनाई जाती है और इस जनरल इक्वेशन में मस्त आ जाता है। पार्थ कह रहा है बाय सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पार्थ, बड़ा अच्छा लगा दोस्त तुम आए, तुमने देखा, समझने की कोशिश की और तुम समझ नहीं पाए। पार्थ, ऐसा तो रॉकेट नहीं बनाया जा रहा है जो तुम समझ ना पाओ दोस्त। हैं, ये कोई वो वाला सीन तो चल नहीं रहा है कि लाल तार भी है और हरा तार भी है और नीला तार भी है, अरे कौन सा तार काटें ताकि बम ना ब्लास्ट कर जाए। अबे गजब लल्लू आदमी हो, अबे पीवीएनआरटी की बातें कर रहे हैं, इसमें भी कुछ समझना है? ठीक है, तो इस चीज का बस थोड़ा सा ध्यान रखना। अदरवाइज जैसे मैं अभी कोई सवाल ले लूंगा तो हालांकि वो सवाल लेंदी है, तुम देख रहे हो ना, ये मुझे लगता है कि एडवांस लेवल पर ही सवाल बनना चाहिए। मेंस लेवल पर सवाल के चांसेस कम लगते हैं बिकॉज थोड़ा सा लेंदी लगता है, कैलकुलेशन लेंदी लगती है, तो चांसेस कम है और पूछा भी नहीं गया आज तक। मेंस लेवल पर तो नहीं पूछा गया, एडवांस लेवल पर वर्क डन कैलकुलेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस एडियाबेटिक का सवाल बन सकता। लेकिन मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, जनरली बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है कि सर एक्सटर्नल प्रेशर दिया ही नहीं गया तो आप वर्क T2 कैसे निकालेंगे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया गया है तो जो P2 होगा, गैस का फाइनल जो प्रेशर होगा, वही एक्सटर्नल प्रेशर मानकर यहां पुट कर दिया जाएगा। तो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है बस। क्लियर है? सबके समझ में आ गया? ठीक, चलिए अच्छा अब आगे बात करते हैं। आप ये तो आप सब लोग याद रखेंगे। देखो मैं फिर आज कल वाली स्लाइड दोबारा ले आया, आप प्लीज इसको याद कर लेंगे। आप कैसे निकाला जाता है वो नफरत नफरत करके तुम अपने हिसाब से देख लेना आप, लेकिन तुम इसको याद जरूर कर लेना क्योंकि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस स्लाइड को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए एक आध सवालों की डिस्कशन करते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। बल्कि ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं। आप एक बार जल्दी से देखो इस सवाल को, जल्दी से देखो क्या कहना चाह रहा है। ये 2019 का सवाल है। एक बच्चे ने कल कोई कह रहा था, पता नहीं इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज किया था या कहां मैसेज किया था मुझे याद नहीं है, कि सर 2019 के सवाल मत कराइए, 2023 के कराइएगा। तो 2019 के कर लो, 23 के खुद कर लो, 23 के भी करा देंगे। मतलब अब करना तो तुम्हें है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो कह रहा था सर 19 के बड़े ईजी थे, तो 19 के ईजी थे तो ईजी करते हैं, 23 के मिलेंगे 23 के भी करा लेंगे। तो तुम अपने हिसाब से कर लो, तुम्हारे पास भी सवाल होंगे, अपने हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो यहां पर 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 केल्विन आर अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन टिल इट्स टेम्परेचर बिकम्स 200 केल्विन। सीवी दे रखा है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, डेल्टा पी कैलकुलेट करना है। तो मुझे लगता है भाई मुझे कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, मुझे लगता है बहुत सीधा सा सवाल है जिसमें अगर यहीं पर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है तो वो एन सी वी डेल्टा टी से निकाला जा सकता है। तो मुझे लगता है हम यहीं पर इस बात को खत्म कर लेते हैं। एन की वैल्यू दे रखी और सीवी की वैल्यू दे रखी और डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी, तो मुझे लगता है इसमें तो कुछ भी नहीं। डेल्टा टी देख पा रहे हो, ये डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी की वैल्यू हो गई आपकी 200 में से 100 चले गए, दैट इज 100 केल्विन। ये हमारी डेल्टा टी। तो यहां डेल्टा टी की वैल्यू पुट करके आप जूल में अपने हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है सॉल्व करोगे तो ये 14 किलो जूल के हिसाब से आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही। क्लियर है? 14 किलो जूल। फिर वो कह रहा है कि नहीं मुझे डेल्टा पीवी भी चाहिए। अब डेल्टा पीवी भी चाहिए तो अब ऐसा कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है कि डेल्टा पीवी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो समझ में आ रहा है, डेल्टा पीवी कैलकुलेट करने के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का सहारा ले लिया जाए। तो जो डेल्टा पीवी होगा
इट विल बी एन आर डेल्टा टी। तो मुझे लगता है डेल्टा पीवी निकालने के लिए आप 5 इंटू आर की वैल्यू, डेल्टा टी हमें दे ही रखा है, ये जूल में आंसर आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है 4 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान सवाल था यार, ये कैसे किसकी भी शिफ्ट में आया होगा, हर बच्चे को कर लेना चाहिए। मतलब मुझे लगता है इसमें कुछ भी नहीं। तो क्या क्या जानना चाह रहा है, मतलब आप बताइए, आप किस लेवल पे दिमाग लगा रहे हैं, अब किस एग्जाम से हम डर रहे हैं? अरे सर यही लेवल चल रहा है, इसी लेवल पे सवाल आता है, कुछ कलाकारी नहीं है। और सवाल देख लीजिए, ये आ गया 2020 आ गया, चलिए 2020 ये देख लीजिए, आप लेवल देखिए। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? यू एंड एच, आइडियल गैस की बात कर रहा है, बात समझना जरा, आइडियल गैस की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर, आप टेंपरेचर डिपेंडेंट बात कर रहे हैं। सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होगा क्योंकि आप 1 मोल की बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अगर आप 2 मोल की बात करते तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर होता। अगर आप आइडियल गैस की बात न करते तो भी सीपी माइनस सीवी आर नहीं होता, बात समझ रहे हैं। सीपी माइनस सीवी आर ओनली व्हेन यू आर यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सब लोग इस बात का ध्यान रखना, हर बार सीपी माइनस सीवी आर नहीं है, आप सब लोग समझ रहे हैं। सीपी माइनस सीवीआर आइडियल सिचुएशन के लिए डिफाइन किया गया था क्योंकि उस डेरिवेशन में आप पीवीआर आरटी का ही इस्तेमाल करते थे। समझो बात को, तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो आपने 2 स्टेटमेंट सीधे सीधे सही बोल दिए, एक पहला वाला और एक तीसरा वाला, बिल्कुल सही अगर आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं और 1 मोल की बात कर रहे हैं। ठीक, तीसरी बात, डीयू इज इक्वल टू सीवीडीटी, मैं बिल्कुल तैयार हूं इस बात को मानने के लिए कि डीयू इज इक्वल टू सीवीडीटी होगा। क्यों? क्योंकि सर आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मुझे प्रोसेस से मतलब नहीं है सर, डीयू हमेशा सीवीडीटी होता है। वो अलग बात है कि अगर डीटी 0 हुआ तो डीयू 0 होगा। फॉर दोस प्रोसेसेस, फॉर दोस कन्वर्जन्स, फॉर दोस स्टेप्स इन विच मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर नॉट चेंजिंग। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ सर, मुझे तीसरा ऑप्शन भी सही लगता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज नॉट इक्वल टू 1। कितनी गंदी बात बोल दी तुमने सर, आप आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं होगा। अरे सर वही तो इतना बड़ा दर्द था, वो तो गलत ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जो स्टेटमेंट गलत लगता है वो हमारा बी है और जो सही लगता है वो हमारा ए सी डी। बिल्कुल आसान, क्लियर है? शाबाश, बहुत सही। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बिल्कुल आसान सा। ये देखिए 2019 का फिर एक सवाल आ गया यार, 19 के सवाल ज्यादा क्यों आ रहे हैं, बहरहाल आप देखते हैं। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम 1 लीटर। इसका आंसर बताओ भाई, पोल लगा रहे हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बता दो। पोल लगा रहे हैं, 30 सेकंड देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। चलिए ये लीजिए, जल्दी से बताओ। allowed to expand from 1 to 10 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ओहो, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आ गया सर, इसका मतलब ये हुआ पी डीवी का इंटीग्रेशन सीधे सीधे पी डेल्टा वी हो जाएगा। और पी डेल्टा वी में पी दे रखा, डेल्टा वी दे रखा सर, एटीएम जूल लीटर में आंसर आएगा, उसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, खटा खट आंसर निकल आएगा। अभिनव मिश्रा पूछ रहे हैं सर व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अभिनव, जब किसी आदमी को, जैसे अभिनव नाम का किसी आदमी को जब ऊपर से कंप्रेस किया जाता है, बात समझ रहे हो, ऊपर से जब, उस टाइम पर यह देखा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, बात समझ ना। तो ये आइडियल गैसेस के केस में और रियल गैसेस के केस में ये बात बताया गया था कि जब किसी रियल गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है, उसका मोलर आइडियल वॉल्यूम और मोलर रियल वॉल्यूम में एक रेशो निकाला जाता है जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या Z के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 से बड़ा या 1 से छोटा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन में Z की वैल्यू 1 से छोटी और हाई प्रेशर रीजन में Z की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है, क्योंकि लो प्रेशर रीजन में हर केस में अगर Z की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, यानी रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से कम आ रहा है, ठीक है ना। तो एक जगह पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, एक जगह पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। ये पूरा एक चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था, बहुत डिटेल में, समझ रहे बात को। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर बता दीजिए। ये लीजिए सर इसका आंसर। अच्छा मैंने ही आंसर नहीं बताया, अबे यार मुझे तो आंसर ही नहीं पता। क्या है इसका आंसर? एक सेकेंड। अब 9 लीटर का तो अंतर आ रहा है, और प्रेशर तो दे नहीं रखा, इंटू 1 है एटीएम लीटर, आंसर कैसे आएगा? और ये वर्क डन, अच्छा माइनस प्लस का भी झंझट है, 1 से 10 लीटर, ओहो, तो माइनस में आएगा। तो ये जो आएगा आपका एटीएम लीटर में आएगा। तो रफली अगर मैं देखूं तो इट विल बी -9 इंटू 100 के आसपास लगभग, है ना, जूल। तो ये आ जाएगा -900 जूल। तो ये आ जाएगा -0.9
किलो जूल। तो चलिए सर 0.9 किलो जूल आ रहा है, -0.9, तो ये सी ऑप्शन सही लगता है, तो सी को टिक कर लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। सी ऑप्शन में है ए ऑप्शन -9, सी आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? हाँ बार लीटर, अरे ठीक है, बार बार के तुम बार बड़ा तुम्हें ध्यान रहता है, चलो बार ही लगा दो, बार। तो यार ये क्या चक्कर है, तुम लोग का आंसर ये ए आ रहा है ज्यादातर लोगों का, ये सब आज पीवी के आए हो क्या? कैसे कैसे आंसर दे रहे हो बे? यूनिट गलत कर दिए हैं, यूनिट गलत कर दिए सर जी, यूनिट ऐसे। अबे प्रेशर जो है 1 दे रखा है, तो पी डेल्टा वी, ये तो कंफर्म है ना, जो वर्क डन आएगा वो पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल डीवी आएगा, यही तो वर्क डन आएगा। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 बार -1, और डेल्टा वी कितना दे रखा है, 1 से 10 चले गए, तो डेल्टा वी होगा 10 - 1, तो ये आ गया 9 इंटू -9 आ गया 9 बार लीटर, ये आ गया। अब 9 बार लीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 900.9 आ गया। सिली मिस्टेक है ये, सिली नहीं है ये, सिली मिस्टेक तो ना गजब आदमी हो। अरे ये तो तुम्हारी मिस्टेक है, सिली मिस्टेक क्या है? इसी टाइप की तमाम मिस्टेक करते रहते हो। जब ये सवाल बताइए, अब सोचिए हमारी शिफ्ट में ये सवाल आता है ना, हमारी शिफ्ट में ये सवाल आता और हम जो है ये गलती करके आते, कितनी गलत बात होती, समझिए बात। पर चलिए और लेते हैं, चलिए ये सवाल एक ले लेते हैं। अब ये देखिए 23 आ गया, 23 वाला सवाल, तो 23 वाला सवाल करते हैं, 23 वाले सवाल में करते हैं, जरा जल्दी से करते हैं। क्या करना है, 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस। अब इसमें देखो साफ बोला इन्होंने, मुझे जितना समझ में आ रहा है ना, सवाल देखेंगे, अभी हमने देखा नहीं है ये, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि यहां पर ना आइडियल सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने कहीं लिखा नहीं, और तुम समझते ही होगे जब कुछ लिखा नहीं जाता है तो गैस तो दुनिया भर की सारी रियल ही होती हैं, चाहे हाइड्रोजन हीलियम क्यों ना हो, बिहेवियर तो रियल होता ही है। तो इसका मतलब हुआ सर, क्योंकि बातचीत नहीं कहीं दिख रही है तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैं आइडियल सिचुएशन से हट के बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है, तो 2.2 ग्राम नाइट्रस, तो एक चीज क्लियर है सर, जैसे जैसे आता जा रहा है और वैसे वैसे लिखते चले जाते हैं, यानी मोल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमें दे रखे हैं 2.2 बाय 44, तो दैट इज 1/20 मोल। चलिए सर मोल आपने दे रखे हैं, और क्या दे रखा है, इसको कूल कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर 1 atm पर, और कहां से लेके कहां तक कर रहे हैं, यानी 310 से 270, यानी अगर मुझे कहीं डेल्टा टी की जरूरत पड़ेगी तो 310 से 270, ये 40 केल्विन का डेल्टा टी आएगा। टेम्परेचर गिर रहा है, चलिए ठीक है, ठंडा कर रहा है, कॉजिंग कंप्रेशन ऑफ द गैस फ्रॉम 217.1 से लेके 167.5, तो 217.1 से 167.5, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम का अंतर। वॉल्यूम का अंतर कितना आ रहा है, वॉल्यूम V2 - V1, तो माइनस में आएगा 50 मिलीलीटर। बात समझ रहे कि नहीं, ये 50 आएगा ना, दोनों को माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो चलिए ठीक है सर, ये -50 आ रहा है डेल्टा वी की वैल्यू। अब मुझे चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। अच्छा, और मोलर हीट कैपेसिटी N2O की दे रखी है 100। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यार, ये थोड़ा सा सवाल जो है ना ये अच्छा लग रहा है। अब दिमाग ये लगाना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए सर एक तरीका मुझे बताया गया था, दैट इज एनसीवी डेल्टा टी, है ना, ये बताया गया था। अच्छा, इसमें भी वही वाली बात आती है सर, इसमें एनसीवी डेल्टा टी लगाने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन बुराई सिर्फ ये है कि आपने जो मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है जनरली कांस्टेंट प्रेशर पर क्योंकि कूलिंग कर रहे हैं, तो जो मोलर हीट कैपेसिटी आपने दे रखी है वो मेरे हिसाब से सीपी दे रखी है। अच्छा सीपी दे रखी है तो सर सीवी निकाल के पुट कर दीजिए, सीपी सीवी का रिलेशन आपको पता है, सीपी सीवी आर वार से लिंक होता है, तो सीवी निकाल दीजिए, डेल्टा टी मोल शोल सब दे रखे, खट से आंसर आ जाए, इतना क्या ड्रामा करना है? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर सीपी सीवी का रिलेशन ही नहीं पता ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर, आइडियल सिचुएशन की बात नहीं की गई है, तो आप सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर नहीं बोल सकते। तो इसका अलावा एक चीज तो क्लियर है, डेल्टा यू की वैल्यू एनसीवी डीटी से तो नहीं निकल सकती, ये बात आप सब लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, क्लियर है, क्योंकि मुझे सीवी नहीं दे रखा। सब लोग इस बात को एग्री करते हैं, सबको ये बात समझ में आ रही? कुछ लोग लिख रहे हैं सर सीपी माइनस सीवीआर होता, नहीं होता ना यार, सीपी माइनस सीवीआर होता अगर वो बोलता कि आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा अब अगर नहीं हो सकता तो फिर डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? तो फिर यार फर्स्ट लॉ को बुलाओ ना, फर्स्ट लॉ की तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, उसमें तो कुछ झंझट ही नहीं है। अगर आपको डेल्टा यू निकालना है तो वो क्यू और डब्ल्यू को जोड़ के निकाला जा सकता है।
अब क्यू कितना होगा सर, वो बड़ा क्लियर है। आप नाइट्रस ऑक्साइड को हीट देंगे तो जब क्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो एनसीपी जो भी आपने दे रखा है एनसीपी डेल्टा टी से निकाल लिया जाएगा, यानी जो क्यू होगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है और जो वर्क डन होगा वो भी निकाला जा सकता है और वो निकल के आएगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से। यानी सर ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है, आप सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लाइए जो कि 1/20 है, आपने मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है वो है 100 और डेल्टा टी की वैल्यू आप पहले ही बता चुके हैं वो 40 है, यानी एक हीट तो आपने यहां दे दी। क्लियर है? ये ठीक है, यानी आपका जो टेम्परेचर है वो 310 से 270 हो गया, यानी ये जो Q है अब क्योंकि ये हीट आप कूल किया गया है तो ये हीट जो है वो आपकी बाहर निकली होगी। आप इसमें साइन को एक बार जरूर देखते हैं सब, ठीक। और इधर आ जाएगा P एक्सटर्नल कितना है 1 ATM और वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है -50/1000 -50/। अच्छा एक चीज और भी है यार, ये जो ये है जूल में, ये लीटर एटीएम में, तो इसको हमने लगभग लगभग 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई थोड़ा सा अपने हिसाब से समझने की कोशिश करो कर क्या रहे हैं, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा, मुझे लगता है ये माइनस में ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड, ये माइनस में ही आना चाहिए। क्यों माइनस में आना चाहिए? क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो घट रही, तो ये हीट लिबरेट कर रहा है सिस्टम, तो ये नेगेटिव हो गई। समझ रहे हो बात को? और यहां पर माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 करके, तो दिस इज माइनस पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है 1 और V2 माइनस V1 की वैल्यू माइनस में 50 है, मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड करके लीटर आ गया, तो दिस इज एटीएम लीटर और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जूल, यानी ये भी जूल है वो भी जूल है। इसको जरा लगभग लगभग सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, लगभग लगभग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 माइनस में और इधर आ जाएगा प्लस लगभग लगभग 5, तो एक तरह से देखें तो -195 जूल आ रही है, लगभग लगभग -1। तो अगर आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो मुझे लगता है 195 रखी जा सकती है। सब लोग समझो बात को, लगभग 195 रखी जा सकती है, सब लोग समझे। और डेल्टा V हमारा 40 नहीं है यार, डेल्टा T हमारा 40 है। गजब आदमी हो तुम यार, घटा भी नहीं पाते हो। वो तो आदमी का नाम चला गया, नहीं तो आज हम खत्म ही कर देते खेल। समझो बात को, भाई इन दोनों को घटाना है यार, डेल्टा V की वैल्यू घटा के देखो क्या आता है। घटाने से 50 आएगा, घटा भी नहीं पाते 50 ml, और डेल्टा T की वैल्यू घटाने से 40 आएगी, ये आ गई 40। बस फर्क इतना है कि क्योंकि सर कूलिंग हो रही है तो हीट बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है तो जो क्यू होगा वो माइनस में आ जाएगा, ये देखिए माइनस में, और वर्क डन आप कर रहे हैं तो वो प्लस में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर ही है, खत्म, खेल ही नहीं है कुछ। कंप्रेशन की बात चल रही है तो ऐसे में वर्क डन आप कर रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है तो ऐसे में वर्क डन आप कर रहे हैं, आप वर्क डन कर रहे हैं तो प्लस में आना चाहिए। सीधे फॉर्मुला लगाइए, माइनस में छोड़िए, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 अपने आप ही प्लस में आ जाएगा। ये देखिए 5 आ गया, तो एक तरह का वर्क डन 5 आ गया, हीट लॉस -200 है, दोनों जोड़कर नेट इंटरनल एनर्जी चेंज दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आसानी से 195 निकाला जा सकता है। क्लियर है? सबको समझ में आया? आसान था, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, एक और सवाल लेके आते हैं। ये लीजिए सर, ये 2019 का फिर से एक सवाल आ गया। एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, दैट मींस वर्क डन जो है वो जो भी हो रहा है, ठीक, आप कंप्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ओहो, एक चीज समझ में आ गई सर, आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल, सॉरी इररिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? कैसे बता दिया आपने? क्योंकि सर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा, खेल खत्म हो गया सर, ठीक है। अच्छा, तो जो भी वर्क डन होगा सर वही हीट का लेन देन होगा, यानी वर्क डन और हीट का लेन देन बराबर होगा। तो अगर मैं वर्क डन निकालता हूं तो वर्क डन मेरा जो भी निकल के आता है दैट इज मैग्नीट्यूड वाइज वही हीट के बराबर होगा। और वो हीट कर क्या रही है? वो हीट जो है वो एल्युमिनियम के 1 मोल एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है, यानी जो भी हीट निकल के आ रही है वो 1 मोल एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हीट कितनी निकल के आई, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा। सर दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस इररिवर्सिबल, सो द वर्क डन विल बी माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। चलिए, पी एक्सटर्नल कितना है सर? पी एक्सटर्नल -4,
न्यूटन मीटर स्क्वायर में, यानी सारा आंसर जो है वो आपका पास्कल्स में ही निकलेगा। तो ये आ जाएगा -4 और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ रही है? डेल्टा वी V2 माइनस V1 यानी 1 माइनस 5। तो ये आ गया आपका 16। 16 जो है ये आपका वर्क डन निकल के आ रहा है। अच्छा, वर्क डन 16 किस यूनिट में आएगा? न्यूटन मीटर, यानी ये जूल में आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वर्क डन आ गया। अब यही हीट जो होगी वो क्या कर रही होगी सर? यही हीट एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ा रही होगी। सो सर 16 विल बी इक्वल टू एन सी, मोलर हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है? मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है हमें 24 NCV और डेल्टा टी। चलिए ठीक है सर, इससे डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 16/24। यह आ जाएगा 2/3। डेल्टा टी की वैल्यू 2 द टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीज्ड बाय, हमें डेल्टा टी निकालना है तो ये 2/3 केल्विन। कितना बढ़िया सवाल, आसान सा सवाल। ये तो फिजिक्स में भी करते ही है यार सब, ये समझ रहे हो? ये हीट ट्रांसफर का सिंपल का केस बनता है। तो आपने सबसे पहले ये निकाल लिया कि इस पूरे खेल में जो वर्क हो रहा है वो कितना है। इनडायरेक्टली जो वर्क है वही हमारा हीट का लेन देन है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो भी वर्क है वही हीट है, और वही हीट कर क्या रही है? वो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो दैट हीट मस्ट बी इक्वल टू एमएस डेल्टा टी या एनसी डेल्टा टी। आप आसानी से टेंपरेचर चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? देखो, जिन लोगों को थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा है, हालांकि बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि उनके समझ में आ रहा है, बट जिन लोगों को थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा है ना, वो एक बार ये लेक्चर फिर से देख लेंगे, उनको ये आसानी लगेगा। क्योंकि ये उम्मीद मत करो कि हम इसके अंदर जबरदस्ती कुछ घुसने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारे लिए जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो घुसते। अब जैसे अब जब हम एंट्रोपी वाला पोर्शन करेंगे तो थोड़ा सा घुसेंगे उसके अंदर भी, क्योंकि वहां जरूरत लगती है, एडवांस लेवल पे बातें की जा सकती है, बट यहां नहीं है इतनी जरूरत। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार लेक्चर को दोबारा देखोगे, अपने आप समझ में आ जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सर ये देखिए सवाल क्या है। सर एक पॉली एटॉमिक गैस है, अंडरगोज एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, adiabatic process, its temperature and volume are related by the equation TVN is equal to constant। अब देखो यहां पर फिर वही वाली बात आती है यार, एडियाबेटिक प्रोसेस है, लेकिन इनको ये मेंशन कर देना चाहिए था। आंसर देख के लग रहा है कि इनको ये मेंशन कर देना चाहिए था कि खेल जो है हमारा वो रिवर्सिबल है। बात समझ रहे हो? यहां पर हमें लगता है थोड़ी सी कमी लगती है। आप ये मेंशन तो करना पड़ेगा कि ये रिवर्सिबल का खेल है, क्योंकि अगर रिवर्सिबल का खेल है तभी हम जानते हैं टीवी गामा -1 जो है वो कांस्टेंट होगा। समझे बात को? यानी जो देख के लग रहा है वो यही है, एन और गामा -1 बराबर ही है एक तरह से, है ना? एन और गामा -1 बराबर है। अब आप देख लीजिए, पॉली एटॉमिक गैस है। पॉली एटॉमिक गैस का जो गामा है वो हम सब जानते हैं 4/3 लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर पॉली एटॉमिक गैस या ट्राई एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक के केस में जो गामा होता है वो 1.33 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की जो वैल्यू है वो गामा -1 दैट इज 1.33 -1 से, यानी 0.33 निकाली जा सकती है। तो आंसर बहुत सीधा और आसान, बी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं। मतलब समझो, अब फिर वही वाली बात आती है। अब इस सवाल में कोई ये कहता है कि भाई इस सवाल में ये तो बताया नहीं गया कि इरिवर्सिबल है, तो अब इसके ऑप्शन से देख के लग रहा है कि भाई ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल होता तो आप टीवी गामा -1 कांस्टेंट यूज ही नहीं कर सकते, और अगर आप टीवी गामा -1 कांस्टेंट यूज ही नहीं कर सकते तो खेल खत्म हो जाए। क्लियर है ना? चलिए ठीक, और एक सवाल लेते हैं। ये लीजिए, एक और सवाल आ गया। बहुत बढ़िया। इस सवाल में क्या कहना चाह रहे हैं आप? जल्दी से सवाल का आंसर बताओ। अ मोनो एटॉमिक गैस X और एक डाई एटॉमिक गैस Y, बोथ इनिशियली एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनको एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जा रहा है V से V/2। अच्छा ठीक है। विच गैस विल बी एट हायर टेम्परेचर? कौन सी गैस हायर टेम्परेचर पर होगी? तो देखो, जब कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो फिर वही वाली बात आती है कि टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो समझ में आता है वो ये कि T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। इससे जो T2 आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो आ रहा है T1 इंटू V1/V2 रेज टू पावर गामा -1। अब देखिए, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है T2 कहां ज्यादा आ रहा है। आप खुद थोड़ी सी अकल लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। V1 और V2 में कोई अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं V1 कितना था हमारा V, और V2 कितना था V/2, यानी V1 V2 दोनों गैसेस के लिए सेम।
समझ रहे हैं? तो T2 किस गैस का ज्यादा होगा? T1 भी सेम है, यानी दोनों गैसेस का T1 सेम है, दोनों गैसेस का V1 V2 फाइनल सेम है, तो T2 किसका ज्यादा होगा? तो T2 उसी का ज्यादा होगा जिसका गामा ज्यादा है। यानी एक चीज तो क्लियर है, T2 ज्यादा होगा जब गामा ज्यादा होगा। आप समझ रहे हैं? तो जिसका गामा ज्यादा है उसका T2 ज्यादा है, और हम सब जानते हैं मोनो एटॉमिक गैस का गामा 1.66 होता है, जो कि ज्यादा माना जाता है, इसलिए मोनो एटॉमिक गैस का हमारा फाइनल टेम्परेचर वो ज्यादा होगा। क्लियर? समझ में आया? नहीं, ए आंसर आना चाहिए ना भाई, सब लोग एक बार चेक करो। मतलब ऐसे तुम चाहो तो अलग अलग गैसेस के लिए टेम्परेचर निकाल के देख लो ना। एक बार T2 निकालो एक्स के लिए, एक बार T2 निकालो वाई के लिए। मैं तो कह रहा हूं तुम अगर ज्यादा दिमाग लगाना ऐसे कर लो तो भी समझ में आ जाएगा। तुम खुद ही देखोगे कि एक केस में 2 की पावर 5/3 -1 आएगा, एक के केस में 2 की पावर कुछ आएगा। तो आप खुद चेक करेंगे कि जहां पर गामा बड़ा आएगा वहीं पर T2 बड़ा निकल के आएगा, वो खुद चेक कर सकते हैं। क्लियर? अपने आप करके देखो, है ना, थोड़ा सा अपने आप दिमाग लगाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो V1/V2 करोगे तो V2 की वैल्यू V/2 है, तो 2 की पावर गामा -1, यानी एक तरह से देखा जाए तो जो T2 आ रहा है वो आ रहा है T1 इंटू 2 की पावर गामा -1। बात समझ रहे हो? अब खुद देख लो, दूसरे वाले का भी यही आएगा। T1 तो कॉमन ही है, 2 की पावर गामा -1, एक गामा है और एक गामा डैश। अब आप खुद सोचिए गामा किसका बड़ा, गामा जो होगा हमारा इट इज ग्रेटर देन गामा डैश। मानते हो इस बात को? अगर गामा की वैल्यू गामा डैश से बड़ी है तो T2x के लिए बड़ा आएगा T1y। अरे कैसे कैसे बातें कर रहे हो, अबे अपने आप करो बक। चलिए इस पे आते हैं, ये एक सवाल और करते हैं। सब लोग पहले सवाल को पढ़ लें। सब लोग इस सवाल को पहले पढ़ लें। देखो इस सवाल में करना क्या है, 1 मीटर क्यूब नियॉन है, तो हम समझ गए ये मोनो एटॉमिक की बात कर रहा है, मोनो। और वैसे भी सीपीसीवी की सारी वैल्यू दे रखी है, तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं याद कर लूंगा, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, सीपीसीवी याद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा, वो कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब नियॉन गैस है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, अंडरगोस 3 डिफरेंट एक्सपेंशन, 3 अलग अलग एक्सपेंशन है, एक ही गैस है 3 अलग अलग तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 1 atm। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम एंड द वर्क डन। यानी 3 अलग अलग सवाल हैं, गैस एक्सपैंड कर रही है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो आपको तीनों जगहों पर नया वॉल्यूम और नया वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक, ये एक साथ नहीं हो रहा है, 3 अलग अलग प्रोसेस हैं। ठीक, तो अगर वो गैस मेरा पहला एक्सपेंशन ये करती है, पहला एक्सपेंशन मतलब अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वो करती है, तो गैस का फाइनल वॉल्यूम क्या होगा और उसका नेट वर्क डन क्या होगा। अगर वो गैस एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन करती तो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होता, नेटवर्क डन क्या होता, और अगर वो गैस इररिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन करती तो उसका फाइनल वॉल्यूम और उसका नेटवर्क डन क्या होता, ये कैलकुलेट करना है। तो जहां तक मुझे समझ में आता है सर, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो कोई खास दिक्कत नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें साफ दिखाया जाता है P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। हमें गैस कौन सा स्टेट, गैस की जो स्टेट्स को रिलेट करने की इक्वेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में दुनिया जानती है, P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। तो अब ऐसे में तो सर वॉल्यूम में कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले प्रेशर 10 atm है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब है, तो इसका ये हुआ सर बड़ा क्लियर हो गया कि 10 इंटू वॉल्यूम आपका 1 है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कितना हो गया फाइनल वॉल्यूम? प्रेशर 1 atm जा रहा है, 1 इंटू V2, इससे V2 की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर क्यूब। बहुत सारे बच्चों ने वॉल्यूम सीधे सीधे दे रखा है। हाँ कैलकुलेशन, हाँ इसमें कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो इसको एक बार, अब तुम चाहो तो मैं इसको होमवर्क दे सकता हूं, हाँ बिल्कुल दे सकता हूं, बिकॉज इसमें ना ये वाले पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट ये वही वाला पोर्शन है जो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। ये वही वाला केस है जिसमें मैंने बताया था -P एक्सटर्नल NR T2/P2 NR T1/P1 इज इक्वल टू NCV T2 T1। ये इस केस के लिए एप्लीकेबल होगा जब आप नया T2 निकालेंगे, क्योंकि T2 निकालने के बाद ही आप वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे। ये सवाल इसलिए अच्छा है।
तो इसको आप होमवर्क में करिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, इस सवाल को सब लोग होमवर्क में कर लेते हैं, ये सवाल होमवर्क में डाल दिया जाए, बिल्कुल ठीक। तो मैं इसको अच्छा सवाल मानकर, एक बढ़िया सवाल मानकर होमवर्क में डाल देता हूं, और सब लोग इसको एक बार सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको जरूर एक बार डिस्कस भी करेंगे। चलिए ठीक है, और एक आध सवाल ले लेते हैं जल्दी जल्दी, ये सवाल भी कर लेते हैं। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या लिखा जाए, सेम सवाल, जल्दी से बताओ। A sample of oxygen gas expands its volume from 3 लीटर। इस सवाल के अलावा बाकी सारे सवाल और होमवर्क में दे देते हैं। तो आज इतना ही करेंगे, जल्दी से बता दो, क्योंकि अगली क्लास में फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे, एंट्रोपी वाला पोर्शन, ठीक है। तो सब लोग पहले इसको जल्दी से निपटा देते हैं। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सपैंड्स इट्स वॉल्यूम फ्रॉम 3 लीटर टू 5 लीटर। अच्छा, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। ओहो, यानी प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो सर ये तो बड़ा क्लियर है कि जो भी वर्क डन होगा दैट इज पी एक्सटर्नल 3 इंटू V2 माइनस V1, यानी कि 5 माइनस 3, दिस इज 6 ATM लीटर, 6 ATM लीटर। तो ये आपका वर्क डन, ठीक है। अगर एक्सपैंड कर रही है तो गैस से इतना वर्क किया होगा। दिस वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन बी यूज्ड, यानी ये जो वर्क डन है इसका जो मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड है, लगभग बात करें तो दिस इज माइनस 600 जूल ले लेते हैं। तो ये जो 600 जूल है, ये 600 जूल क्या काम करने का कर रहा है, ये यूज कर रहे हैं 10 मोल पानी को गर्म करने का। तो इससे आप 10 मोल पानी गर्म कर रहे हैं। अरे तो सर ये तो वही वाला एल्युमिनियम वाला सवाल हो गया। जो 600 एनर्जी है ये 10 मोल पानी, और ये वाटर की जूल केल्विन पर ग्राम, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी, वो पानी के मोल दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये पर ग्राम दे रखी है, जबकि पानी के ग्राम कितने हैं आपके पास, 10 मोल। तो पानी के वेट कितना हुआ, वेट हुआ n, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 होगी, और डेल्टा टी मुझे अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करा जाए तो सॉल्व करके डेल्टा टी निकाला जा सकता है। तो जल्दी से मुझे डेल्टा टी की वैल्यू बताओ। इट इज 60/18 इंटू 4.18, लगभग 0.8 केल्विन के आसपास आएगा। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब ये हुआ 290 पर आप पहले से थे, आपको जो हीट दी 600 जूल, उसने 10 मोल पानी का टेम्परेचर 0.8 और इंक्रीज कर दिया। तो अब आपका जो नया टेम्परेचर है वो 290.8 केल्विन तक पहुंच गया। समझिए बात, बिल्कुल आसान। और ये मुझे लगता है केमिस्ट्री से ज्यादा फिजिक्स के सवाल है। फिजिक्स में तुमने इस तरह की हरकत की है कि जो भी हीट का लेन देन चल रहा है, वो हीट का लेन देन पानी गर्म कर रहा है, कभी एल्युमिनियम को गर्म कर रहा है, कभी हमें गर्म कर रहा है, कभी उसे ठंडा कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो भी हीट, काम की बात क्या है, काम की बात इतनी है कि सर ये जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है, इस प्रोसेस में जो भी एक्सपेंशन हो रहा है, इस एक्सपेंशन के दौरान जो हीट का लेन देन हुआ, वो आप पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक चीज तो वैसे ही क्लियर हो गया कि कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन आपको यह पता चल जाएगा कि आपने कितनी हीट का लेन देन किया, क्योंकि जो वर्क डन होगा वो सीधे सीधे आपको हीट प्रोवाइड करेगा, और वो हीट आपको सीधे सीधे पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। चलिए इसी में मैं और एक आध सवाल तुम्हें दिखा देता हूं, और तुम्हें वो होमवर्क में दे देता हूं। ये लीजिए सर, आज होमवर्क करेंगे, बहुत बढ़िया। ये लीजिए होमवर्क, और होमवर्क करेंगे। ये लीजिए होमवर्क, इसको भी होमवर्क में ले लेते हैं, और भी होमवर्क ले लेते हैं। ये भी एक बढ़िया सवाल लगता है, इसको भी होमवर्क में ले लेते हैं, और ये भी होमवर्क में ले लेते हैं। ये सर ग्राफ वाले सवाल हैं। ऐसे ही समझ में आता है कि सर एरिया अंडर द कर्व विल बी वर्क डन। तो सर ये मैं यही सॉल्व कर लेता हूं, हाफ इंटू नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो होमवर्क है, इसे आप ही सॉल्व करेंगे। और एक और होमवर्क है जो कि ये है। ये सवाल अच्छा लगता क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, आप समझिएगा। इसमें अच्छाई सिर्फ इतनी है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन,
बहुत बढ़िया। मैं मानता हूं अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो बताइए अगर वॉल्यूम V1 से V2 जाएगा तो वर्क डन कितना होगा? तो हमने कहा जी बेवकूफ आदमी हो, वर्क डन तो माइनस एनआरटी एन V2 बाई V1 से निकाला जाएगा। नहीं, वो एनआरटी एन V2 बाई V1 वाला इक्वेशन तब आया था जब तुमने पी गैस की जगह एनआरटी बाई V डाला था। वो आइडियल सिचुएशन थी, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वैंडरवॉल गैस ली गई है और वैंडरवॉल गैस रियल गैस होती। इसका मतलब यह हुआ कि एक चीज तो क्लियर है, पी एक्सटर्नल जो होगा वो पी गैस के बराबर तो होगा, लेकिन पी गैस की जो वैल्यू होगी वो वैंडरवॉल इक्वेशन से निकाली जाएगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक, इससे P की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज आर टी अपॉन v माइनस बी माइनस ए बाय वी स्क्वायर। अब सही है सर, ये है हमारा पी गैस। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी माइनस पी गैस, कितना आएगा पी गैस की जगह? आर टी बाय वी माइनस बी माइनस ए बाय वी स्क्वायर डीवी, एंड दिस विल बी माई वर्क डन। आप इसको V1 से V2 इंटीग्रेट करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ लो, यानी कहते क्या थे आप? कहते ये थे कि हम जो है इसमें पी एक्सटर्नल जो है वो पी गैस से इक्वेट कर देंगे और पी गैस की जगह एनआरटी बाई वी डाल देंगे। बिल्कुल सही, लेकिन सर वो तो वैंडरवॉल गैस है। अब अगर ये वैंडरवॉल गैस है तो पी गैस की वैल्यू वो कभी भी एनआरटी बाई वी से नहीं निकाली जा सकती। तो पी गैस की वैल्यू वैंडरवॉल इक्वेशन से निकालते हैं। वो गैस जो वैंडरवॉल इक्वेशन फॉलो कर रही, तो जो गैस का प्रेशर होगा वो अल्टीमेटली पी इज इक्वल टू यहां से सॉल्व करके कैलकुलेट किया जाएगा। पी की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेट करके मस्त आंसर निकाला जा सकता है। क्लियर है? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी वाला पोर्शन डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर ये आइसोथर्मल वाला प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सब दोबारा आएगा। तो कम से कम इसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए और डिफरेंट प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो इत्मीनान से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अगली बार फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।